एवं भौतिक प्रदेश। तो इसी पॉइंट से मैं अपनी बात शुरू करने की कोशिश करूंगा भारत की स्थिति से। कहां से चालू करूंगा अपनी बात? भारत की स्थिति से। कहां से समझाऊंगा? भारत की स्थिति से। यहां से समझिए। इसको समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं, लेकिन हम टू द पॉइंट रहेंगे। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं होती है। गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं होती है, जिनको शुद्ध रूप से तारामंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारामंडल। तो नाम से समझ में आ गया होगा, जो तारों का मंडल होता है उसको तारामंडल कहते हैं। यानी जरूर, यानी सबसे पहले बड़ी से बड़ी यूनिट क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या होती है? गैलेक्सी। गैलेक्सी की संख्या कितनी है? लगभग 100 बिलियन मानी गई है। आज तक काउंट कोई नहीं पाया, लेकिन मोटा मोटा 100 अरब मानी जाती है। गैलेक्सी का मतलब अगर तारामंडल है तो जरूर इसमें तारे होंगे। और यह माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। यानी कुछ बात समझे क्या? ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 100 बिलियन यानी 100 अरब। वो पता होगा मिलियन बिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, बिलियन का मतलब अरब होता है, ट्रिलियन भी सुना होगा। 100 अरब यानी आकाशगंगाएं भी 100 बिलियन है, और हर आकाशगंगा में जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो भी 100 बिलियन है। अभी हम सिर्फ अपने वाले से मतलब रखेंगे। हमारा वाला तारा है सूर्य, और हमारी आकाशगंगा का नाम आप लोगों को पता है मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, उसमें से एक तारा जिससे हमें मतलब है वो कौन सा है? सूर्य। अब इसका क्या लेना देना है वो मैं बताता हूं। ब्रह्मांड का अब आपके दिमाग में बात है कि ब्रह्मांड के लिए ये इस तरह से वो किसने बताया? सिर्फ अभी नाम बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ डायरेक्ट भारत के भूगोल पे आना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने स्पीड मेंटेन इस वजह से कर रखी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपन 12 से 14 घंटे, 15 घंटे, यानी मोटा मोटा 15 घंटे में सारा काम निपटा ले जाएं। इसलिए थोड़ा सा आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। और जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इसको 0.8 या 0.7 पे कर लेंगे तो उनको नॉर्मल स्पीड लगने लग जाएगी। लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए करना चाह रहा हूं जो लगभग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आरएस प्रारंभिक परीक्षा, ये प्रारंभिक पास हो गई तो मुख्य परीक्षा में थोड़ी समस्या आ रही है। उन्हीं लोगों के लिए कैटर करते हुए मिनिमम समय में मैक्सिमम की बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से चालू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में होती है गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है तारामंडल या आकाशगंगाएं। हमारी वाली है मिल्की वे। आकाशगंगा में होता है तारे। इनके बारे में मैंने मोटा मोटा आइडिया दे, जो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत देने वाले थे जॉर्ज लेमेत्र। कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। ये नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया। जो सिद्धांत था उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। ये क्या था, क्यों था, कैसे था, इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैंने बताया कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते तो हम किस तरह से चलते हुए यहां आते, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पे आते। लेकिन अभी हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, इसलिए फटाफट आ जाइए। ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड कैसे बना, उसके बारे में आज तक जो सबसे ज्यादा मान्य, हालांकि इसमें भी लोगों ने कमियां बता दी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। दी किसने थी? सिर्फ आप लेमेत्रे याद रखेंगे, लेमेत्रे ने दी थी। इसका क्या क्यों कैसे पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद में हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगाएं होती है। हमारी वाली का नाम आप लोगों को पता है कि वो मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। उन तारों में से हमारा वाला है सूर्य। और वैज्ञानिकों का मानना है, मैंने जैसे बताया कि आज तक का सर्वमान्य थ्योरी ब्रह्मांड के लिए है, वैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जो आज तक का जिसपे ज्यादातर लोग एग्री होते हैं, वो सिद्धांत है ज्वारीय सिद्धांत या फिलामेंट थ्योरी, जो दी थी जेम्स जीन्स और जेफरीज ने। किसने दी थी? जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दी थी वो थ्योरी। जेफरीज और जेम्स जीन्स ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम ये है। इस थ्योरी पे भी मैं अभी नहीं जाऊंगा, सिर्फ मोटा मोटा बताता हूं कि इन लोगों का ये मानना था कि सूर्य के पास से जब एक तारा निकला, कौन सा तारा था उस पे भी अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम टू द पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी बात करेंगे। हम टॉपिक से बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे। अगर कभी मौका मिलता है तो ये सारी बातें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे। अभी आता है कुल मिला के बात कहती है सूर्य से कुछ पदार्थ अलग निकला। पदार्थ अलग क्यों निकला? क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लीजिए सूर्य है, इसके पास में से कोई दूसरा पिंड गुजरेगा तो सूर्य के बीच और उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाता है तो खींच लेता है। तो इससे जो पदार्थ अलग हुआ, उसी पदार्थ से इन लोगों का मानना है 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। क्योंकि जो तारे की परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ 8 करते हैं। वो नाम आप लोगों को बताऊंगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और अभी हम उधर भी नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ पृथ्वी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस पदार्थ से पृथ्वी और इनका निर्माण हुआ। कुल मिला के अभी मान लो सूर्य से कुछ पदार्थ निकला, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। और अगर सूर्य से कोई पदार्थ निकल रहा है, उससे पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, तो आप सभी लोग पकड़ ले गए होंगे कि प्रारंभ में वो तप्त मैग्मा या लावे के फॉर्म में होगा, जो बहुत ही जबरदस्त गर्म रहा होगा। जब ये लावे
का शीतलीकरण हुआ, या सूर्य से जो पदार्थ निकला उसका जब शीतलीकरण हुआ, शीतलीकरण जब वो ठंडा हुआ तो वो इस तरीके से कोई पिक्चर के फॉर्मेट लिया, उसी को नाम संभवतः, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं संभवतः, वैगनर ने पेंजिया नाम दिया होगा। इस पेंजिया जब ठंडा हो गया तो आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब घर पे हलवा बनता है तो हलवे की ऊपरी परत ठंडी हो गई, या कभी आपने प्लास्टिक की बोतल को जलने के बाद देखा होगा, तो जलने के बाद जब फाइनली देखा होगा वो कोई बहुत गर्म चीज, बहुत गर्म या जलती हुई चीज ठंडी होती है तो इररेगुलर शेप में आ जाती है। संभवतः इसी को वैगनर ने पेंजिया कहा होगा। जब ऊपर की जम गई तो नीचे की ऊर्जा नहीं निकल पाई, वो नीचे की ऊर्जा इसको फाड़ के, ये जो ठंडा हुआ तो उसको फाड़ के बाहर निकली। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, पृथ्वी पर आरंभिक समय पे बहुत जबरदस्त लाखों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ये ज्वालामुखी विस्फोट आरंभिक समय पर क्यों हुए, उम्मीद करता हूं पहली बार बात समझ में आएगी। फिर कह रहा हूं, सच में उम्मीद करता हूं कि बात पहली बार समझ में आई होगी कि शुरुआत में पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हुए, क्योंकि ऊपर वाली सतह तो गर्म हो गई, नीचे ठंडी हो गई, नीचे की सतह को ठंडा होने का मौका नहीं मिला, चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ऊपर की सतह जो ठंडी हो गई, यानी हलवे की जो परत जम गई, उस परत को फाड़ करके बाहर निकले। तो हम जानते हैं कि ज्वालामुखी से गैसों का निष्कासन होता है। प्रारंभिक गैसें बन चुकी थी, प्रारंभिक गैसें, और आपको पता है कि आदिम वायुमंडल यानी जब वो उससे अलग हुआ था तब पृथ्वी के वायुमंडल में वही चीज होगी जो सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत है, आप जानते हैं वो हाइड्रोजन है। तो आरंभिक वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन गैस थी, आरंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस थी। खैर बहरहाल अभी हम उधर भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तुरंत इंडियन ज्योग्राफी पे आना है। मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं कि ये भारत की पिक्चर आई कहां से। इसलिए तो जब ये गैसें बाहर निकली ज्वालामुखी विस्फोट से, तो आपको पता है गैसों का बाद में जाके संघनन होता है। इसी 2024 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है, मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गैसों के संघनन की वजह से मेघों का निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। उन बादलों से इस धरातल पर, इस पृथ्वी के धरातल पर बहुत सैकड़ों सालों तक पानी गिरता रहा, क्योंकि सैकड़ों सालों तक ज्वालामुखी निकलते रहे, गैसें निकलती रही, उनका संघनन होता रहा, बादलें वर्षा करती रही, और ये जो गड्ढे थे इसके पेंजिया के चारों तरफ उसमें पानी भरता रहा, और उसमें पानी भरने की वजह से जो बना उसका नाम था पैंथालासा। मैंने एक शब्द यूज किया, संभवतः यही रहा होगा, क्योंकि वैगनर ने अपना सिद्धांत पेंजिया से चालू किया। जब वैगनर से पूछा गया पेंजिया कहां से आया, तो वैगनर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। इसीलिए मैं उस सिद्धांत और इस सिद्धांत को जोड़कर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पेंजिया था, पैंथालासा था। हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि पेंजिया को अगर मैं यूं लिखूंगा तो यूं आएगा पेंजिया, और पैंथालासा को लिखूंगा तो यूं आएगा पैंथालासा। दोनों में पहला शब्द कॉमन है, पेन। अगर मैं आगे देखूं तो पेंजिया में अगला शब्द आ रहा है जी, यानी जी वाला ग्राउंड के लिए है, और जो बचा वो दूसरे के लिए। जब भी दो कंफ्यूजिंग फैक्ट हो तो आप एक को पकड़ लिया करो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। तो पेंजिया और पैंथालासा की पिक्चर क्लियर हो गई। ये बात भी समझ में आ गई कि पेंजिया और पैंथालासा कैसे बना। आगे जाकर के ये कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में यही पेंजिया दो भागों में बंट गया। जो ऊपर का भाग था वो लोरेशिया था, नीचे का भाग था वो गोंडवाना था। दोस्तों अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास हमारी कभी लेने का मौका मिला तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसको लोरेशिया क्यों कहा, इसको गोंडवाना क्यों कहा, और फिर भी हम उतने ही समय में अपना कोर्स पूरा कर देंगे जितने समय में बाकी लोग कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इतनी जानकारी के बावजूद भी इसे गोंडवाना क्यों कहा, इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यह नाम मेडलिकार्ट ने दिया था, भारत की गोंड जनजाति के आधार पर दिया था। बहरहाल वहां नहीं जाना चाहता, तो मुझे बताओ जो साइडों का पानी था, पैंथालासा का पानी था, अगर कोई चीज टूटेगी तो बीच में भर के आएगा। जो पानी बीच में भर गया उसी को कहा गया टैथिस सागर। क्या कहा गया, टैथिस सागर कहा गया। ऊपर वाले भाग को लोरेशिया कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में वापस से ये जो थे गोंडवाना लैंड, ये जो थे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये लोरेशिया, ये टैथिस सागर, इसमें वापस से वो हुआ, और जो हुआ वो क्रिटेशियस या जुरेसिक, मेनली जुरेसिक के अंदर, ये क्रिटेशियस और जुरेसिक क्या है, आप मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। भौगोलिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मुद्दे पे आना चाहते हैं तो इसका विभाजन हुआ तो आप वापस से समझिए। इस तरफ से एक चीज निकली, बात समझ गए होंगे, नॉर्थ अमेरिका था। इधर से जो ये निकल के आया, बात समझ गए होंगे, ये थोड़ा लंबा आएगा, ये साउथ अमेरिका था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो निकल के आया ये अफ्रीका था। और
अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो अरब, और यहां आऊंगा तो इंडिया है, और ये इधर से आऊंगा, थोड़ा मैं स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें जल्दी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया है। कुछ समझे होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। इसी पिक्चर को मैं आगे डिटेल में क्लियर करूंगा। दक्षिण अमेरिका इधर निकला, नॉर्थ अमेरिका इधर निकला, और इधर की तरफ से जाते हैं तो आप लोगों को पता है ये हमारा यूरोप आ जाता है, यानी यूरोप वाला इधर है, अफ्रीका ऊपर जा रहा है, भारत की प्लेट इधर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया इधर जा रहा है। मैं इस पिक्चर को यहीं छोड़ता हूं। कुल मिला के मैं बताना चाहता हूं, लोरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यहां ग्रीनलैंड, और ये यूरेशिया, क्या बोला मैं इसको, यूरेशिया, यानी अधिकांश भाग यूरोप का और कुछ भाग एशिया का, ये अलग हुए। और गोंडवाना लैंड से जो अलग हुए वो थे साउथ अमेरिका, वो थे अफ्रीका, वो थे इंडो, भारत की पेनिनसुलर प्लेटो, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो अलग हो रहा है उसका नाम है अंटार्कटिका। ये सब गोंडवाना लैंड से अलग हुए। इस पिक्चर को मैं यहां छोड़ता हूं। मोटी मोटी बात जो अभी तक आप लोग समझे उसी पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड से गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी मतलब तारों का समूह, यानी पहले तारे बने तो तारे एक साथ जुड़े तो गैलेक्सी कहलाई। इसमें होते हैं तारे। हमारा वाला तारा जो है, हमारा वाला जो स्टार है उसका नाम है सन। सन के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह के अंदर हमारा वाला जो है पृथ्वी सूर्य से निकले पदार्थ से बनी है। आज तक का सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है, इससे पदार्थ निकला उससे बनी है। तो पृथ्वी पहले ठंडी होगी, ठंडी होने की वजह से पृथ्वी पर पहले पेंजिया बना, फिर उसके बाद में पेंजिया के विखंडन से बाद में मैं जिस पिक्चर को छोड़ा वहां से पता चला 7 महाद्वीप और 5 महासागर बने। इन महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा है उसका नाम एशिया है। वैसे मैं आप लोगों को एक स्टाइल बताना चाहता हूं कि अगर महाद्वीपों की सबकी बात आपको करना पड़े तो देखो, एशिया में लिखूंगा तो ऐसे आएगा ASIA, अफ्रीका में लिखूंगा तो AFRICA। एशिया में 4 शब्द हैं, अफ्रीका के अंदर अफ्रीका में 6 शब्द हैं। अगला मैं लिखूंगा तो अमेरिका आएगा AMERICA। अगर यहां काउंट करेंगे तो 7 शब्द हैं। पहले उत्तर आता है इसलिए उत्तरी अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका आ जाएगा, वही चीज लिख लेंगे, साउथ अमेरिका आ जाता है। उत्तरी अमेरिका तो एशिया सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, चौथे पे ये, पांचवें पे जो आएगा उसका नाम अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का शब्द काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 9 10 शब्द इसमें आएंगे। मोटा मोटा समझ गए होंगे कि 1 से लेके 5 तक वो है जिनके नाम में ए आ रहा है, लेकिन ए के साथ भी मैं दिखूंगा तो मेरे को जिंदगी में दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है 1 मिनट में पकड़ लेंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसे सवाल आ रहे हैं। आरएस में कह रहा है ऐसे सवालों से थोड़ा ऊपर का स्तर आता है। छठे पे बात करूंगा तो यूरोप आता है, यूरोप क्योंकि एक ही पिक्चर खत्म हो गई। और 7वां हमें हमेशा याद रहता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, मैं पीछे से याद रखता था, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला वाला यानी इससे जस्ट बड़ा, यानी छठे नंबर वाला यह से चालू होगा, यानी वो यूरोप है। ऐसे भी आप करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। और ऊपर वाले सारे एस हैं, इस स्टाइल से हैं कि जिसके नाम में ये आता है शब्द जिसमें 4 है वो सबसे बड़ा, फिर 6 फिर 7, यानी बढ़ते हुए चला जाऊंगा शब्दों में। और सारे नामों में ए आ रहा है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, पहले उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। ये पिक्चर खत्म हो गई। 5 महासागरों की अगर मैं बात करूं, 5 महासागरों की अगर मैं बात करूं, इनके बड़े और छोटे की बात करूं तो वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा। अगर आप इस तरफ से आए तो यहां प्रशांत महासागर है, इधर की तरफ आए तो यहां अटलांटिक है, फिर इस तरफ आ जाए तो यहां हिंद महासागर है, फिर नीचे की तरफ आ जाए तो आपको पता है सारे महासागरों का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। और ऊपर की तरफ आप चले जाएंगे तो वो आर्कटिक महासागर है। याद रखें, आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे कि सर इसमें क्या है। अरे भाई प्रशांत से चालू करो, इधर बढ़ते जाओ तो ये सबसे बड़ा प्रशांत, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिणी सागर और सबसे छोटा आर्कटिक सागर। लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाओ तो ये महाद्वीप और महासागर कैसे बने, उनका क्रम क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, मोटी मोटी बात मैंने बता दी। अभी मैं आगे जाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बने, उनमें सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। इस एशिया महाद्वीप पर कई जगह मिलता है कि 48 देश हैं, कई जगह मिलता है कि 51 देश है, यूएन मानता है कि 48 देश है, भौगोलिक रूप से 51 देश है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ गए होंगे। इन 48 देशों में से एक देश जो है वो भारत है, और ये जो भारत है इसी से मैं चालू करूंगा भारत का भूगोल, यहीं से मैं चालू करूंगा भारत का भूगोल। तो मैंने आप लोगों को यह बताने की कोशिश करी कि राजनीतिक रूप से आप लोग पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, या मैं बात करूं पाषाण काल से लगा के भारत का इतिहास, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से जो आप पढ़ते हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से भारत कैसे आया इस पिक्चर को मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की। तो जो भारत आ गया वहीं से मैं पिक्चर चालू करता हूं। और जब मैं इस पिक्चर को चालू करता हूं तो जरा इधर आइए,
आप लोग समझेंगे कि ये इंडिया आया कहां से है और यहीं से हम बाकी आगे की सारी बातें चालू कर देंगे। तो जरा देखिए, आप लोग यहां से देखिए कि भारत, सबसे पहले मैं भारत की स्थिति देखूंगा तो आप लोगों ने ये ग्लोब देखा होगा, आप लोगों ने ये ग्लोब देखा होगा। अगर मैं इस पूरे ग्लोब पे देखूं तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ग्लोब पे दो चीज होती है, एक होती है अक्षांश और एक होता है देशांतर। एक क्या होता है? एक होता है अक्षांश, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। ये जो है लाइन उसे अक्षांश कहते हैं और जहां से यह है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। कई बार हम जानने के बावजूद कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो पहली और दूसरी बार पढ़ रहे हैं कि यार अक्षांश ये है या ये है। तो मैं कहना चाहता हूं, बोलो ऐसे अक्षांश, ऐसे अक्षांश, 4 बार घर बैठे बैठे बोलेंगे, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी लाइन। तो जो आडी लाइन वाला है वो अक्षांश है, तो जो बचा वो वाला देशांतर है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अंग्रेज लोग सोच रहे होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि बोले ये क्या है, तो हिंदी मीडियम की बात है बेटा। हो इसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जो लेटी है वो लैटिट्यूड है और जो दूसरी है वो लॉन्गिट्यूड है। जब दो का कंफ्यूजन हो तो सिर्फ एक को पकड़ो, ये है, तो जो बचा वो दूसरा है, बात खत्म। ये 0 डिग्री देशांतर है। इसी को क्यों तय किया ये भी मैं बता सकता था, लेकिन अभी मैंने कहा ना 15 घंटे में पूरी क्लास खत्म करेंगे। क्या क्यों कैसे भी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, इसलिए पूरा का पूरा फोकस सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पे। आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके आइए, फिर हम मुख्य परीक्षा के अंदर बाकी चीजों पे और बाकी मुद्दों पे बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। इस अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता है इस जगह उत्तरी ध्रुव मिलता है, ये 90 डिग्री के ऊपर है और यहां दक्षिणी ध्रुव मिलता है, ये भी 90 डिग्री पर है। इसको साउथ पोल कहते हैं, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और जहां से ये भारत चालू होता है वो पिक्चर चालू होती है 8 डिग्री और यहां से आपको ये इंडिया की पिक्चर मिलती है। ये अक्षांश के हिसाब से, ये अक्षांश के हिसाब से तो भारत यहां से लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह से ये इंडिया हमें मिलता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं देशांतर के हिसाब से देखूं तो भारत इधर जाएगा तो ये देखो 0 डिग्री है तो कहीं 1 2 3 4 10 20 40 50, यहां से जहां से इंडिया चालू होता है वो 68 डिग्री है। कितना मोटा मोटा क्या याद रखेंगे? 68 डिग्री है। कितना याद रखेंगे? 68 डिग्री है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये 68 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, ये बात समझ गए होंगे। और वैसे भी कभी भी आपको दिशा निकालनी हो तो आज से तय कर लो, डायरेक्शन टेस्ट वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं ये बात करूं, ऐसे प्लस बना लिया करो, इधर वाला क्या है? पूर्व, इस तरह पूर्व होगा तो दूसरी तरफ क्या होता है? पश्चिम। पूर्व का अपोजिट पश्चिम। ये ऊ से ऊपर है, ये ऊ से ऊपर है, ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर होता है, तो ऊपर की तरफ उत्तर होगा तो इसके अपोजिट दक्षिण होगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। तो अगर मैं अक्षांश के हिसाब से बात करूं तो अक्षांश के हिसाब से भारत किधर है? भारत ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के हिसाब से बात करूं, इस लाइन के हिसाब से बात करूं तो भारत इधर जा रहा है। तो अगर आप इधर जाएंगे तो ये पूर्व है, अगर आप अक्षांश से ऊपर जाएंगे तो उत्तर है, अगर आप अक्षांश से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो दक्षिण है, और अगर आप देशांतर से इधर आएंगे तो ये पूर्व है, और अगर आप देशांतर से इधर जाएंगे तो ये पश्चिम है। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भारत, इंडिया, डेट इज भारत आप लोगों को नजर आ गया होगा। ये भारत आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? एशिया। अभी बता चुका ना, पृथ्वी पर कितने बड़े महाद्वीप हैं? 7। उनमें सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। अगर एशिया के हिसाब से भारत की स्थिति देखो तो अभी स्टाइल बताई थी, बीचों बीच से प्लस बना दिया करो। उस हिसाब से देखोगे तो ये क्या हो गया? ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो ये क्या हो गया? दक्षिण। तो भारत कहां पे है? भारत एशिया के दक्षिण में है। भारत एशिया के दक्षिण में है। तो क्या सिर्फ भारत ही एशिया के दक्षिण में है क्या? नहीं, ऐसे दक्षिण एशिया में 8 देश हैं। ऐसे दक्षिण एशिया में टोटल कितने देश हैं? फटाफट बताओ। 8 देश हैं दक्षिण एशिया में। ऐसे 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। जरा नाम देखते हैं, यहीं से चालू कर लो। अफगानिस्तान से चलो, अफगानिस्तान से चलो। अगर मैं अफगानिस्तान से चलने की कोशिश करूं, अगर मैं अफगानिस्तान से चलने की कोशिश करूं तो मैं देख सकता हूं कि ये अफगानिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, इसके बाद पाकिस्तान हो गया, फिर ये भारत हो गया, या नेपाल हो गया, या भूटान हो गया, या म्यांमार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, यहां श्रीलंका हो गया और यहां मालदीव हो गया। तो ये 8 देश, ये 8 देश दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। इन्हीं 8 को मिलाकर के ये बनाया हुआ है, जिसका नाम आप लोग आईआर में कई बार पढ़ेंगे। सार्क का मतलब है साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई, इसीलिए इसको दक्षेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेश भी बोलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसलिए दक्षेश बना। साउथ एशियन एसोसिएशन यानी संगठन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए, इसका नाम सार्क है। और ये कितनी आसानी से बोलता है कि ये देखना मेरा नाम सार्क है, ये बोलता है देख मेरा नाम सार्क है। सार्क है तो मेरे अंदर 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश। सार्क 8। और बोले इस कै को पकड़ूं तो ये कहता है अगर इस कै को तुम पकड़ लो तो मेरा मुख्यालय काठमांडू में। कहां पे है मेरा मुख्यालय? काठमांडू में। मैंने कहा ना पूरी ज्योग्राफी में इन शब्दों की कलाकारी
तैयारी से करके पूरा काम खत्म कर देंगे, डॉट 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 इसको पूरे को डिटेल में आपको मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा के आईआर में पढ़ना है। अभी मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। तो मैंने क्या बताया, दक्षिण एशिया में टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं, उनमें से 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। 7 देश कहां आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। किसके देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, ऐसी जगह जो महाद्वीप जैसी विशेषता रखती है लेकिन पूरी महाद्वीप नहीं होती, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो बोले गुरुजी उन 7 के नाम याद करेगा, नहीं, टोटल 8 दक्षिण एशिया में थे, उसमें से एक माइनस कर दो तो ज्यादा आसान है। तो 8 में से एक अफगानिस्तान को हटा दो, 8 में से एक अफगानिस्तान को हटा दो, यानी हिंदुकुश पर्वत से इधर वाला, ये इधर इधर अराकान योमा है, हिंदुकुश पर्वत से अराकान योमा के बीच वाले जो भी हैं वो सातों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली बात और ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। लाइनें आपके पढ़ने के लिए मैं इधर पढ़ाता चलूंगा, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि लाइनें पढ़ के घोड़ा काढ़ा करना, इस पढ़ाई के तरीके को आप लोग छोड़ दो। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। तो सबसे पहली बात बताओ भारत का है, अगर मैं एशिया के हिसाब से देखूं, तो भारत का है एशिया के दक्षिण में। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, 8 देश हैं, उसमें से भारतीय उपमहाद्वीप में कितने आते हैं, 7 आते हैं। लेकिन अगर मैं अक्षांश के हिसाब से देखूं तो ये अक्षांश ये आडी लाइन है, इससे ऊपर की तरफ भारत है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब आप समझ गए होंगे पूरी पृथ्वी गोला है, और अगर गोले का आप अर्ध करेंगे तो वो गोलार्ध बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आप समझ गए होंगे। अक्षांश को अक्षांश क्यों कहते हैं मैं ये भी बता देता, पर अभी हम टू द पॉइंट प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स पर रहना चाहते हैं ताकि स्पीडी सारी बातें खत्म कर सकें। ये अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखूं तो भारत कौन से देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर में। तो भारत पूरे विश्व के हिसाब से किधर हुआ, उत्तर पूर्व में। कहां हुआ, उत्तर पूर्व में। दोस्तों गांठ बांध लो आज से, पहले अक्षांश लिखा जाता है, उसके बाद देशांतर लिखा जाता है। तो अक्षांश के हिसाब से उत्तर में, देशांतर के हिसाब से पूर्व में। तो ये समझ में आ गया होगा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये समझ में आ गया होगा भारत एशिया महाद्वीप में। ये समझ में आ गया भारत दक्षिण एशिया में। ये समझ में आ गया होगा कि अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में। अब मैं अगर भारत की आकृति की बात करूं तो आप लोग ऐसे टमकोले जमकोले खाते हुए इस तरह से ये ऐसे मैप बनाने की कोशिश किया करो, रफ मैप बनाना होता है। अगर मैं बात करूं और भारत के इन पॉइंट को, एक्सट्रीम एंड्स को मिलाने की कोशिश करूं तो जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइए। अगर मैं इस पॉइंट को, अगर इंडिया की इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको 2 मिनट में समझ में। मैंने कहा ना पूरी ज्योग्राफी गेम ही मैप का और विजुलाइज करने का है, इसीलिए हमने कहा था कि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे नहीं, जी लोगे, विजुलाइज करोगे। विजुलाइजेशन मतलब उसको अपने अंदर बिठा लेना। तो समझ में आ गया कैसी आकृति बन रही है, ये चतुष्कोणीय है, इसलिए भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। लंबाई और चौड़ाई थोड़ी देर बाद बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है, ये भी कैसे आया वो भी हम बात कर सकते थे, लेकिन अभी टू द पॉइंट रहना चाहते हैं। भारत का क्षेत्रफल मोटा मोटा मैं याद रखता था, जब पहली बार पढ़ता था वैसे भारत है और वैसे 32 है, तो 32 से चालू होगा। अगर पहला 32 याद आ गया तो पीछे का अपने आप याद आ जाता है, अगर एक बार रट्टा मार रखा है तो। और वो आदत आपकी बहुत अच्छी पड़ रही है रट्टा मारने की। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो जरा दिमाग में बात आती है कि गुरुजी बाकी कौन से हैं, बाकी कौन से हैं, कोई आप यहां से देखेंगे, यहीं से देखेंगे, या भी एक और मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो आपको पता है यहां रूस है, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, एक इधर पकड़ो एक उधर पकड़ो। सबसे बड़ा रशिया है इधर, उसके बाद में मिलेगा कनाडा, फिर रूस के नीचे आ जाऊं तो इधर मिलेगा चाइना, इधर आ जाऊं तो मिलेगा मेरे को अमेरिका। 4 मिल गए, भूमध्य रेखा से ऊपर 4 मिल गए। ये पता है ना ये पूरा ग्लोब होता है, तो 0 डिग्री को भूमध्य कहते हैं। भूमध्य क्यों, क्योंकि पृथ्वी के मध्य से निकल रहा है इसलिए भूमध्य रेखा। इक्वेटर क्यों, क्योंकि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए इक्वेटर। मैंने कहा ना हम हर एक शब्द का क्यों भी पता कर सकते हैं, लेकिन अभी समय का अभाव इसलिए टू द पॉइंट काम करेंगे। तो ये भूमध्य रेखा है, ऊपर 23.5 पे कर्क रेखा मिलती है, नीचे 23.5 पे मकर रेखा मिलती है, 66.5 पे आर्कटिक व्रत मिलता है, और 66.5 पे नीचे की तरफ अंटार्कटिका व्रत मिलता है। क्या मिलता है, अंटार्कटिका व्रत मिलता है। इतना बेसिक आप लोगों को पता होगा। फिर आप लोगों को पता होगा कि ये रिवीजन क्लास है, इसलिए अपन बिल्कुल बेसिक टू बेसिक एक एक मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये भी बताता कि वैज्ञानिकों को ये 23.5 डिग्री से क्या मोहब्बत थी कि उन्होंने 23.5 को फिक्स कर दिया। ये 66.5 की क्या पिक्चर है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ये क्या है मैं वो भी बताता भी, लेकिन बिंदु पे रहना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेटर है। क्या है ये इक्वेटर, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से पहले इधर का पकड़ो, इधर का वर्ल्ड मैप आप लोगों को आना चाहिए। इधर रूस है, फिर मैं इधर गया तो इधर कनाडा है। 1 नंबर रूस, 2 नंबर कनाडा, फिर इधर आओ 3 नंबर चीन, 4 नंबर अमेरिका। 4 निपट गए। अब नीचे की तरफ आओ, 5वें नंबर पे यहीं से चालू करो ब्राजील, 6ठे पे इधर आओ ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हमें पता चल गया भारत।
तो फिर अब इधर जाओगे, 8वें पे हो गया अर्जेंटीना। 8वें पे कौन सा हो गया? अर्जेंटीना। इतना वर्ल्ड मैप आपको पता होगा तो आपको ये 8 की ट्रिक, वो जो लाइनें बनाते हो ना, लूनी आ जाना जोधा के पास बाजा बजा रहे हैं बेटा, ये एग्जाम के दिन याद नहीं आती हैं, आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा चीजों को। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर पूरे विश्व के हिसाब से भारत की बात करूं, अगर पूरे विश्व की जमीन 100% मान लूं, कितने परसेंट मान लूं? पूरी जमीन को 100% मान लूं, तो भारत की जमीन 2.4% है। भारत की जमीन कितना परसेंट है? 2.4%। और अगर पूरे विश्व की जमीन को, अगर पूरे विश्व की जमीन को पानी को मिला लूं, यानी पूरे ग्लोब को मिला लूं, तो भारत विश्व का 0.57 या 54% है। 0.57 मिल जाएगा आप लोगों को, 0.57% है। ये मिट जाएगा कि इसको दबाते? 0.57% है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो आप लोग पाएंगे ये सब बात बता चुका। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। ये 7 कौन कौन से, वो बात समझ में आ गई। और जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरा बड़ा देश है। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को जो कर रहा था वापस बता देता हूं। पहला इधर रूस, दूसरा इधर कनाडा, नजर आ गया वर्ल्ड मैप। तीसरा इधर इसके नीचे आइए चीन, चौथा इधर आइए ये भूमध्य रेखा के, ये भूमध्य रेखा के ऊपर वालों का काम निपट गया। 5वां यहां ये ब्राजील, 6ठा यहां जाइए ऑस्ट्रेलिया, 7वां इधर आ जाइए और 8वां वापस इधर चल जाइए अर्जेंटीना। उम्मीद करता हूं जिंदगी में अब दोबारा से आप लोग भूलोगे नहीं। 1 2 3 4 फिर नीचे की तरफ 5 6, बस ये सीक्वेंस याद रखना। 5वां इसी के नीचे आएगा, बस बाकी सारी बात आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। जहां भी दूसरे नंबर पे तो वहां पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट आपको पता है चीन है। ये सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे तो अभी के, क्योंकि ये डेटा किसके हैं? 2011 की जनगणना के, क्योंकि उसके बाद से सरकार के नए ऑफिशियल डेटा नहीं आए। क्या क्यों कैसे वो भी मैं बता देता, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पे, कौन से नंबर पे? और कई लोग सोचेंगे सर बार बार हर चीज के लिए कह रहे हैं, अभी ये बात नहीं करेंगे। भाई तो ये रिवीजन क्लास है, ये आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, रिवीजन करवाया जा रहा है। और रिवीजन में मैं गारंटी कहता हूं लगभग 30 से 40% नई नई बातें आप लोग सीख जाओगे, जितना आज तक पढ़ा होगा आप लोगों ने, जितना आज तक पढ़ा होगा पूरे सिलेबस में। और जिस भी संस्थान की आपकी इच्छा हो, जिस भी जगह के आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, आप उस नोट्स को भी ना बदलें तो भी उसका पूरा का पूरा एक फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो इस 15 घंटे में आपको बताया नहीं जाएगा। एक सिंगल फैक्ट, ये अभी मैं आपको डिस्क्लेमर जारी कर रहा हूं। सेकंड नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? सेकंड पे। तो फर्स्ट पे कौन सा है? चीन। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो पूरे भारत में अगर पूरे विश्व में 100 जने रहते हैं, कितने? पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी मान लू? 100, तो भारत में 17.5 जने रहते हैं। अब आप कहोगे सर आधा कौन सा है? वो नहीं, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया, यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो। तो 100 जने पूरे विश्व में रहते हैं, क्योंकि परसेंटेज हमें समझ में नहीं आ पाते काहे का परसेंट है ये परसेंटेज ही पता होना चाहिए। ये परसेंटेज उसका जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल था, उसका मतलब क्या था कि अगर 100 किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर की पूरे विश्व में जमीन है, तो अगर पूरे विश्व में अगर 100 वर्ग किलोमीटर जमीन है, तो भारत में 2.5 किलोमीटर जमीन भारत के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और इसका मतलब यह 17.5% का मतलब पूरे विश्व में अगर लोग टोटल 100 होते तो उसमें 17.5 जने भारत में रहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। जनसंख्या दृष्टि से ये सारी बात समझ में आ गई। तीसरा वाला आप लोगों को पता है अमेरिका है। इस तरह से आप चलेंगे तो सारी बातें याद हो जाएगी। उसके बाद में मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं, जो है भारत का अक्षांश और विस्तार। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, और ये बातें अगर हमें पता होनी चाहिए तो पहले जरा देखने की कोशिश करते हैं। पहला ही टॉपिक भारत कैसे बना, वो बात समझ में आ गई होगी। फटाफट मैं एक बार रिकॉल करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। सबसे ऊपर ब्रह्मांड होता है, उसके लिए जॉर्ज लेमेत्र ने या लेमेत्र याद रखे बिग बैंग थ्योरी दिया था। वैसे ब्रह्मांड वैसे बिग बैंग, अपने आप याद आ जाएगा। ब्रह्मांड के अंदर तारे बने, तारों के समूह को आकाशगंगाएं कहते हैं। उसमें से हमारी वाली आकाशगंगा मिल्की वे थी, जिसके अंदर तारे थे। उसमें से हमारा वाला तारा सूर्य है। तारे का मतलब पता होगा, जिसके पास अपना ऊर्जा स्रोत होता है उसको तारा कहते हैं। तारों में ऊर्जा ये बनाने का काम, एनर्जी बनाने का काम हाइड्रोजन करता है। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, वो आप साइंस में पढ़ेंगे। इससे इस सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हुआ, उस पदार्थ के शीतलीकरण से सबसे पहले पेंजिया बना, फिर वो टूटा, फिर 7 महाद्वीप बने। उन 7 में से एक एशिया था। एशिया के दक्षिण में जो देश है वो भारत है। इस तरह से ज्योग्राफिकली भारत का निर्माण हुआ और भारत बन गया। तो अब मैं उसके बाद में देखूंगा भारत की स्थिति और विस्तार कहां है। तो जरा फटाफट आइए, ये ग्लोब थोड़ी देर पहले हमने देखा था 0 डिग्री अक्षांश है। मैंने कहा था जैसे आप इससे ऊपर जाओगे तो आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। यहां 0 डिग्री देशांतर है। अगर मैं यहां से इधर जाता हूं तो आपको पता है ये हमारा सुंदर देश भारत, ये आप सभी लोग जानते हैं, यह हमारा भारत है। यहां जो हमारा भारत है, तो ये जो यहां से जो चालू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। इस मिनट का मतलब यह है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। और मिनट को इस डंडे से लगाते हैं और डबल डंडा लगा दे तो उसका मतलब सेकंड होते हैं। ये क्यों होते हैं अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी आप मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट से भारत चालू होता है, फिर 9, 10, 11, 12 आपको पता 23.5 से कर्क रेखा निकलती है। बना दो इसको वापस से। ये 23.5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है अभी बताने की कोशिश करता हूं। ऐसे 23.5 नीचे की तरफ है, ऊपर वाले को आपको पता है कर्क रेखा कहते हैं। इस 23.5
23.5 नीचे वाले को आपको पता है मकर रेखा कहते हैं। ये 23.5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिर ऊपर जाऊंगा 24, 25, 26 और जहां भारत की ये खत्म हो जाता है वो है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? 37 डिग्री, बस इतना याद रखेंगे। 8 डिग्री ये 37 डिग्री, यहां तक मेरे साथ है, ठीक। फिर अगर मैं इसकी बात करूं देशांतर के हिसाब से हूं तो अगर आप यहां आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। जहां से भारत शुरू होता है वो है 68 डिग्री और जहां खत्म होता है वो है 97 डिग्री। 25 मिनट आप मोटा मोटा 97 डिग्री याद रखेंगे। कितना आसान, अगर 8 याद कर लू, उसमें इधर बढ़ो 30 जोड़ दो तो 38 हो गया। फिर वापस इधर आ जाओ, इसमें 30 जोड़ दो तो 68 हो गया। फिर इसमें 30 जोड़ दो, 8 याद रखो, ऊपर जाओ 38 जोड़ो, इधर आओ फिर 30 जोड़ो, फिर इधर जाओ फिर 30 जोड़ो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा जब भी आप एग्जाम में देखेंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। तो ये जो चालू होता है, अगर मैं इधर से बांधने की कोशिश करूं तो ये वाला जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो खत्म होता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो चालू होता है वो है 68 डिग्री और ये वाला जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। अब चूंकि ये ग्लोब में इधर जाऊंगा तो ईस्ट है और अगर 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो नॉर्थ है, इसलिए यहां पर भी नॉर्थ आ जाएगा। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि साहब ये तो भारत का नॉर्थ है तो साउथ है, या नॉर्थ क्यों लिख दिया? भाई ये नॉर्थ ये जो इसके नीचे एक 0 डिग्री की लाइन है ना, उस अक्षांश के सापेक्ष उत्तर में, इसलिए मैंने यहां नॉर्थ लिखा है। ध्यान रखें भारत के सापेक्ष दक्षिण में है लेकिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तर में है, इसलिए यहां मैंने नॉर्थ लिखा। यहां बात करते हैं तो आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट हम बात करते हैं, ये ईस्ट में है। इधर की बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट होगा। फिर कंफ्यूजन की सर ये तो ईस्ट है, समझ में आता है भारत का ईस्ट है, यहां ईस्ट क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों यहां एक 0 डिग्री की लाइन जारी है, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा से भारत ईस्ट में, इसलिए इसको भी ईस्ट लिखा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर मैं उत्तर से दक्षिण जाऊं तो ये अक्षांश तो पता चल गए, टोटल लंबाई कितनी है, इधर से इधर जाऊं तो कितनी है, तो हमें याद रहता है कि 29-33 किलोमीटर है। ये दोनों फैक्ट तो हमें याद रहते हैं, 32-14 और 29-33। लेकिन कला में चूक तब होती है कि यार ये वाला ये है या ये वाला ये है ना। दोनों फैक्ट तो याद रहते हैं, तो आज के बाद में कला में चूक नहीं रहेगी। मैं उत्तर से दक्षिण आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं फटाफट बोलो? उत्तर से आ रहा हूं। अगर ये पकड़ में आ गए तो पकड़ में आ गया, ये 32 से 14 वाला उत्तर से दक्षिण वाला है, यानी उत्तर से दक्षिण कितना है? 32-14 किलोमीटर, यानी ये लंबाई में आ गई। इस जिंदगी में दोबारा कला में चूक नहीं होगी कि उत्तर से दक्षिण वाला कौन सा है और पूरब से पश्चिम वाला कौन सा है। ऐसे जब आप राजस्थान की भी बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान के अंदर भी कि ये वाली जो दूरी है वो 869 है और ये वाली जो है वो 826 है। तो यहां आप लोगों ने देखा होगा 69 डिग्री से राजस्थान चालू होता है, तो उसके आगे 8 जोड़ दो ना तो 869 इधर वाला चला जाएगा और जो बचा वो 826 है, क्योंकि दोनों फैक्ट रटे हुए तो रहते हैं। कला में चूक ये होती है कि ये वाला ये है या ये वाला ये है। आज के बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहरहाल अभी इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं। ये बात समझ गए होंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये कितना है। वापस से मैं इसकी आकृति भी आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। उससे पहले ये बताना चाहता हूं, इस वाले बिंदु का, ये भारत का उत्तरतम बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा फटाफट बताओ? उत्तरतम बिंदु। कौन सा बिंदु होगा? उत्तरतम बिंदु। इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं फटाफट बोलो? इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु की बात करूं मुख्य भूमि पर, ये मुख्य भूमि, इसको कहते हैं मेनलैंड। क्या कहते हैं इसको? मेनलैंड। ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम? कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम है कुमारी अंतरीप। क्या नाम है? कुमारी अंतरीप। और इसी को तीसरा नाम भी है जिसको कहते हैं कैप कैमोरिन। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? आप सिर्फ कन्याकुमारी याद रखें, बाकी नाम मिलते जुलते हैं तो पकड़ लेंगे एग्जाम में। ये इंदिरा कॉल है, ये कन्याकुमारी है। ये वाला जो बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती भी कहते हैं, गोहर माता भी कहते हैं। आप दोनों याद रखेंगे। वैसे गुहार मोती गोहर माता एक जैसे है। बोलो गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती। गुजरात अपना बोल रहा है तो अपने आप समझ में आ रही है क्या हो गया? गुजरात। और अभी 28 के 28 में आपको याद करवाने वाला हूं, आज ही याद करवाने वाला हूं। गुहार मोती गुजरात में हो गया। ये भारत का पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। और ये किबुती तो जगह हो गया, ये किबिथु स्थान हो गया। जिस जिले में है उसका नाम है अंजाव जिला। क्या नाम है? अंजाव जिला। और जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक वैसे गुहार मोती तो स्थान का नाम हो गया, जो जगह है उसका नाम है सरक्रीक। क्या नाम है? सरक्रीक। जब भारत पाकिस्तान संबंध पढ़ेंगे तो यह भी चर्चा में आएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा है। क्यों है? अभी मैं आईआर पे नहीं जाना चाहता, टू द पॉइंट रहते हुए सिलेबस पूरा करना है। सरक्रीक। और जो सरक्रीक है वो गुजरात में है, तो राज्य का नाम क्या हो गया? गुजरात। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। गुहार मोती जगह का नाम फटाफट बताओ। इनके एक्सट्रीम एंड्स कर सकते हो।
उत्तर में क्या गया इंद्राकोल, दक्षिण में क्या गया कन्याकुमारी, इधर क्या गया गुहार मोती, इधर क्या गया किबिथु। मैं इधर वाले को याद रखता था जीके, और जीके में पकड़ में आ जाता था ये तो जी है और ये के है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ गए होंगे, के यानी किबिथु, जी वाला जी में ही है यानी गुजरात में है। लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो कुछ यहां माना जाता है, क्योंकि आप पाएंगे कि भारत की मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट पे पूरी हो जाती है, लेकिन अंडमान निकोबार उसके भी नीचे जाता है। नीचे का मतलब 0 डिग्री की तरफ जाता है, और जो चीज 0 डिग्री की तरफ जाएगी वो और भी नीचे होगी, वो 6 डिग्री 45 मिनट। कितनी है? 6 डिग्री 45 मिनट। और जो जगह है उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। आधे लोग सोचेंगे कि गुरुजी अब तो आपकी कलाकारी, सॉरी इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। आधे लोग सोचेंगे गुरुजी अब तो आपकी कलाकारी मात खा गई ना, कि वो भी इंदिरा है और ये भी इंदिरा है। बेटा हो इसमें कॉल है, जो कॉमन है उसको हटा दो, इंदिरा को। इधर कॉल है, कॉल का मतलब CALL मान लो, सी, और पॉइंट का मतलब P, तो ऊपर पहले C आएगा फिर P आएगा। मैं पूरी ज्योग्राफी में जब भी चलूंगा तो लेफ्ट टू राइट चलूंगा, तो मेरी ट्रिकें भी लेफ्ट टू राइट ही चलेगी, और ऊपर से आऊंगा तो नॉर्थ टू साउथ आऊंगा तो ये नाम भी और ट्रिके भी नॉर्थ टू साउथ चलेगी। तो ये वाला समझ में आ गया जीके यानी ये गुहार मोती, और ये के यानी किबिथु यानी अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में। ये समझ में गया, कॉल ऊपर पॉइंट नीचे। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं? और है कहां पे? ये ग्रेट निकोबार में, जो भारत के द्वीप समूह में। मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलते जाओ। मैंने कहा ना, आपने आज तक जहां से भी जो भी कंटेंट पढ़ा होगा उसका एक फैक्ट एक कॉन्सेप्ट माइनस नहीं होगा, लेकिन पहली बार आप फैक्ट को कॉन्सेप्ट से निकाल के आंसर निकाल लेंगे। अब अगर मैं भारत की ज्योमेट्री की आकृति की बात करूं, अगर आकृति की बात करूं तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाने की कोशिश करो। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मुझे भारत की आकृति मिल गई, और भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है भारत की? चतुष्कोणीय। ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये सारी बातें कर चुके हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां है। अंडमान निकोबार को ले लूंगा तो वो है, ये सारी बातें लिखी हुई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 68 डिग्री 7 मिनट, ये समझ में आ गया। 97 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहां तक मेरे साथ तो आप 8, 38, 68 और 98 इसको याद रखेंगे। ये दूरी 29, 33 है, ये 32, 14 है, और ये इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स भी यहां लिखे हुए हैं। सिर्फ आप फोटो देखेंगे तो आपको इधर वाले को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि बोले यार गुरुजी ये क्या बात है कि ये वाली जो दूरी है वो भी, जैसे इस दूरी की बात करूं ये 68 था, ये 98 है, यानी ये वाली दूरी अक्षांश में कितनी हुई? 30 डिग्री। और ये बात करूं तो ये 8 डिग्री था, आप 8 ही मानेंगे, ये 38 है, तो इस हिसाब से भी ये दूरी कितनी हुई? 30 डिग्री। ये वाली दूरी भी डिग्री में कितनी है? 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये वाली दूरी तो 2933, 2933 है, जबकि उत्तर से दक्षिण वाली 3200 किलोमीटर के लगभग है। तो ये 2900 है, ये 3200 है, ये अंतर क्यों है? जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का। कितने का है? 281 किलोमीटर का है। ये अंतर इसलिए आया दोस्तों कि अगर आप वापस से उसी ग्लोब पे जाओ, कुछ समझे क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है तो इंडिया ज्योग्राफी आ जाएगी, और मैं प्रूव करूंगा कि इंडिया ज्योग्राफी आती है तो राजस्थान ज्योग्राफी आ जाएगी। जिस दिन आप इन तीनों को एक साथ जोड़कर पढ़ना चालू करेंगे उस दिन आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। बहरहाल वापस आइए, ये हो गया 0 डिग्री। अगर आप अक्षांश रेखाओं को देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 1 डिग्री, हालांकि मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया। इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 2 डिग्री, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 3 डिग्री। आपको पता है ये अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। समांतर का मतलब अगर यहां इस जगह ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे इनके दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो बी पॉइंट पे भी इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगी, क्योंकि समांतर रेखा का मतलब ही होता है समान प्लस अंतर। यानी जब दो रेखाओं के बीच में हमेशा अंतर समान रहता है, यानी वो बराबर चलती रहती है, तो उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में पैरेलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन समांतर रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? पैरेलल। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गया होगा। यानी इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, चाहे वो भूमध्य रेखा के पास हो और चाहे वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी पिछले साल मई के अंदर एक नया सिद्धांत आया था जिसने बदला है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके आरएस में वो सिद्धांत नहीं पूछेगा, इसलिए आप ये माने कि इनके बीच की दूरी समान रहती है। मैंने इसलिए हिंट दिया कि गुरुजी आप तो गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो 1 साल पहले पढ़ा था, नया कोई थ्योरी आई है, लेकिन अभी तक एग्जाम में आप इतना ही ध्यान रखें। यहां तक मेरे साथ नहीं हो। लेकिन अब दूसरी पिक्चर की बात करूं, देशांतर रेखाओं के बीच में आपको पता है कि अगर मैं इसको 1 डिग्री देशांतर मानूं, अगर मैं इसको इधर वाले को 1 डिग्री देशांतर मानूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं अगर 2 डिग्री देशांतर मानूं, इधर भी मैं मान लो ऐसे बना दूं, तो ये हो गया 1 डिग्री। जरा ध्यान से समझिए,
आपने देखा होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आके चाहे ये वाली रेखा हो और चाहे ये वाली रेखा हो, यानी ए लाइन और बी लाइन दोनों ध्रुवों पे जाके, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे सारी की सारी, देखो ये ए लाइन, ये बी लाइन, ये सी लाइन और ये डी लाइन, देख रहे हो, ए बी सी डी लाइन सारी की सारी जाके ध्रुवों पे आपस में मिल रही है, नहीं मिल रही? इसका मतलब यहां देखो आप इस जगह ये वाली लाइन की दूरी देखना, ये वाली दूरी देखना, ये दूरी ज्यादा है, और जैसे जैसे ये वाली दूरी देखो ये दूरी कम है, यानी 0 डिग्री देशांतर के बीच और 1 डिग्री, ए वाले का कितने डिग्री माना है मैंने? 1 डिग्री, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा पे तो दूरी ज्यादा होती है, जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाती है एंड में दूरी 0 हो जाती है। इसका मतलब जब भी आप इस भूमध्य रेखा से, कौन सी रेखा से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो ये दूरी कम होगी। किसके बीच की दूरी? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और आपको पता है हमारा भारत कुछ यहां पे है, तो ये भारत अगर 30 डिग्री ऊपर है, मोटा मोटा 23.5 डिग्री, तो आपको पता है कि ये वाली दूरी कम हो जाएगी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। लेकिन अगर भारत भूमध्य रेखा पर ही होता तो ये दूरी भी आपको कितने किलोमीटर मिलती? 3200 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज जिंदगी में पहली बार समझ में आई होगी फोटो देख करके कि ये हुआ क्या है। इसीलिए हमने कहा ज्योग्राफी पढ़ोगे नहीं, जियोगे और विजुलाइज करोगे। अब वापस से मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, आप वापस से इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखना, बात समझ में आ जाएगी कि ये दूरी कम क्यों हुई है। क्योंकि जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर जाओगे तो ये दूरी दो देशांतर, क्योंकि ये देशांतर कितना है? 68 डिग्री, ये देशांतर कितना है? 98 डिग्री, तो इनके बीच की दूरी अगर ये विषुवत रेखा पर ही होते तो कितना मिलता? 3200। लेकिन ये ऊपर खिसक गया तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम। अब तो बात समझ में आ गई। और फिर भी नहीं आई तो दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, आप कभी फाउंडेशन में वापस आइए तो मैं और डिटेल में इसको थोड़ा समय लगा के बताऊंगा। तो आप भी सोचोगे सर बिल्कुल मालगाड़ी के जैसे भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? ताकि 15 घंटे में वो पढ़ा सके जो अब से पहले आपने किसी भी संस्थान में किसी भी जगह 115 घंटे में पढ़ा होगा। कितने घंटे में? और अगर 115 घंटे का काम 15 घंटे में करना है तो आप समझ सकते हो कितनी स्पीड की और कितनी एक्यूरेसी की आवश्यकता है। तो ये अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया। कहां से चालू हुआ था? 8 डिग्री 4 मिनट से एंड कहां हुआ था? 37 डिग्री 6 मिनट। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर नीचे नीचे देखो तो अंडमान निकोबार तो और भी नीचे आता है, और जो और नीचे आता है वो 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई, देशांतर के विस्तार की बात भी समझ में आ गई, ये मैं बता चुका। और कन्याकुमारी की विषुवत रेखा से दूरी याद रखेंगे आप 876 किलोमीटर। मोटा मोटा याद रखें दोस्तों, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री अक्षांश है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी यानी 0 से 1 पे जाओगे तो डिग्री में तो 1 डिग्री है, लेकिन किलोमीटर में लंबाई 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? मोटी मोटी 111। भारत कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 से गुणा करोगे तो 888। मोटा मोटा आइडिया लग गया, नहीं लग गया कितनी दूरी होगी? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी कि ये दूरी, क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट पे ना, यानी 8 डिग्री से पहले चालू हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ गए होंगे कि ये दूरी भी पता है हम क्या करना चाहते हैं। हम आज तक आपने जितना कुछ पढ़ा है ना उसके रहस्य उजागर करना चाहते हैं कि ये कहां से आया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ताकि आधी से ज्यादा चीजें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। उत्तर से दक्षिण के लिए मैंने कहा था उत्तर से दक्षिण, तो ये पता चल गया 3 पकड़ में आते हैं, आ जाएगा 3214। और जो दूसरा है वो कितना है? 2933। क्योंकि दोनों फैक्ट तो जो एक बार पढ़ चुका हो तो उसको हमेशा पता होता है, और नहीं पता तो यार सवाल भी वही है जवाब भी वही है, ढूंढ लेंगे आंसर कौन सा वाला है। यहां तक मेरे साथों दोनों में अंतर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप 3214 में से माइनस करेंगे तो 281 आएगा, और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पे घटती है। ये वाली बात भी मैं आप लोगों को बता चुका। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बात आप समझ गए होंगे। और अगर ये सारी बात आप समझ चुके हैं तो आप अगले पॉइंट पे जाइए। ये मैं बता चुका भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, इनके अलग अलग नाम क्या है, पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अगर कर चुके तो अब हम अगली चीज पे आते हैं, वो है भारत का विस्तार। क्या है? भारत का विस्तार। अब मैं पॉलिटिकली बात करता हूं। आप लोगों को पता है ज्योग्राफी के रूप में भारत का ये बन चुका, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है राजनीतिक रूप से भारत को कुछ राजनीतिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। और ये भारत में प्रशासन की या नियंत्रण की 2 इकाइयां मानी जाती है। एक मानी जाती है यूटी, दूसरा माना जाता है राज्य। ये यूटी और राज्य में क्या अंतर होता है? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर आप आर्टिकल 245 से जब चालू करेंगे तो 245 से लेकर के 300 तक, और आगे भी अगर बढ़ जाते हैं तो 307, क्योंकि 300 से 307 तक आपको पता है व्यापार वाले आर्टिकल है। अगर आप उसको देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अभी मैं मुद्दे पे रहता हूं, यूटी भारत में जो टोटल है वो 8 है, और राज्य जो भारत में पूरे हैं वो 28 हैं। ये 8 की पिक्चर बताता हूं कि 2019 से पहले भारत में 7 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, यूनियन यानी केंद्र
सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, इसलिए केंद्र की टेरिटरी है, इसलिए ये यूटी कहलाता है। वो 7 थे 2019 अक्टूबर 2019 एग्जैक्ट बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इन 7 में से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उससे 2 यूटी बना दी, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। तो ये बाद में बढ़ के कितने हो गए 9, लेकिन बाद में क्या किया गया, दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाकर के 2 का 1 कर दिया, तो ये 9 वापस से कितना हो गया 8। ये वापस जो किया वो किया 19 में, तो कितने कर दिए थे 7 के 9, और क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था इसलिए 2 एक साथ बढ़ेंगे तो 7 के 9 हो जाएंगे। और दमन दीव और दादरा नागर हवेली को उसके अगले ही साल नहीं 3 महीने बाद ही नवंबर दिसंबर जनवरी 26 जनवरी 2020 को, इतना याद नहीं रखना बस, 2019 में 7 के 9 हुए और 2020 में वापस से 8 हो गए। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे। और कैसे हुए यहीं से चालू करेंगे, ऊपर वाला पकड़ लेंगे JKL ABC। मैं सिर्फ जो पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, कै ख ग अनार आ आम, आप पकड़ ले जाएंगे इस बात को, आज ही पकड़ ले जाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे आज ही। और सबसे बड़ा चैप्टर यही है जिसमें 5-6 घंटे लगेंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये किसी बहुत बड़े विद्वान ने एक बात और कही थी, 2-3 लोगों का कॉमन कोट है ये, कि अगर कोई किसी पेड़ को काटने के लिए मेरे को 10 घंटे देगा तो मैं 9 घंटे 30 मिनट कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और आधे घंटे में पेड़ निपटा दूंगा। यही काम, इसी फॉर्मूले को मैं आपकी ज्योग्राफी पे भी प्रूव करूंगा। पूरी ज्योग्राफी की जड़ें यहां है। और दोस्तों पहला चैप्टर पढ़ाने का मतलब है मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी, और कैसे पढ़ा दी वो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे आगे आएंगे। ये समझ में आ जाता तो पता हो जाता है कि भारत में कृषि कहां होगी, कपास उगेगा तो यहीं उगना था। आप खुद पकड़ ले जाओगे, आपसे सवाल पूछूंगा, आपका दिमाग जवाब देगा कि कपास तो यहीं उगना था, आपका दिमाग जवाब देगा कि धोलियों को क्या लालच आया था कि चाय यहीं उगाई थी, क्या वजह है कि कपास यहीं होता है। आपको समझ में आएगा कि क्या वजह है कि कॉफी यहां पर हो रही है। आपको समझ में आएगा क्या वजह है कि हरित क्रांति में, हरित क्रांति के क्षेत्र MS स्वामीनाथन को ये पंजाब हरियाणा, ये पश्चिमी यूपी वाला नजर आया था। आपको समझ में आएगा कि चावल बंगाल में और दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु और इधर क्यों ज्यादा होता है। आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु का तंजावुर जिला सबसे ज्यादा चावल क्यों पैदा करता है। आप ही जवाब देंगे, क्योंकि हमें हर चीज को पढ़ना नहीं सीखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो 2019 की पिक्चर मैंने बता दी, 2020 की पिक्चर बता दी, वर्तमान में यूटी कितने ये मैंने बता दिया 8 है। अब 8 है तो ऊपर से चालू करेंगे JKL। ये बात समझ में आ गई कि JKL का मतलब, ये मैप मैं यहां चेंज कर दूंगा। JKL का मतलब पहला यूटी जम्मू कश्मीर है, दूसरा यूटी लद्दाख है। नीचे की तरफ आऊंगा तो फिर मैं याद करूंगा CD, C का मतलब चंडीगढ़, D का मतलब दिल्ली। नीचे की तरफ आऊंगा वापस DDN पकड़ लूंगा, DDN मतलब दमन दीव और दादरा नागर हवेली, DDN पकड़ लूंगा, तो ये 5 हो गया। और नीचे जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा पदुचेरी। पदुचेरी ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। आपको एक यहां मिलेगा यनम, जो गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में है, यनम मिलेगा स्पेशली गोदावरी के डेल्टा में। यनम मिलेगा जो कहां है, आंध्र प्रदेश में है। यनम कहां है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अभी तक ये सवाल पूछा नहीं है तो ये सवाल बढ़ने की गुंजाइश है कि इसके 3 है, 3 नाम दे देगा, कौन सा कहां पर है वो बताइए। टोटल पार्ट तो कितने इसके, यनम माहे कराएगा, यानी 4 पार्ट है, फैले हुए कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, यानी 4 भाग है फैले हुए 3 राज्यों में। पहला भाग पकड़ लेगा यनम, दूसरा भाग यहां मिलता माहे, क्या मिलता माहे, और ये पिक्चर से समझ में आ गया यहां कौन सी जगह है, वो है केरल, क्या है केरल। और फिर तीसरा और चौथा मिलता है यनम माहे, एक मिलता है कराईकल और एक मिलता है खुद पदुचेरी, यानी तीसरा भाग और चौथा भाग, और ये मिलता है तमिलनाडु में। कहां मिलता है, तमिलनाडु, यानी पदुचेरी के 4 भाग है, कितने राज्यों में फैले हुए हैं, 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो एक JKL CD 1 2 3 4 5 6 यहां तक पकड़ में आ गया। इधर जाऊंगा तो मुझे मिलता है लक्षद्वीप, और इधर जाऊंगा तो मुझे मिलता है AN यानी अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 8 यूटी मेरे पूरे हो गए। और RS का एग्जाम है इसलिए ये बात कर रहा हूं। यूपीएससी का होता तो ये बात भी नहीं करता। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढ लो, सबसे बड़ा ऊपर है, सबसे बड़ा ऊपर है, और जो ये JKL था उसे पकड़ लूंगा। JK सबसे बड़ा है, JK सबसे बड़ा है, और छोटा वाला इधर ही है, इधर ही है, वो सबसे छोटा है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 36 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 36 वर्ग किलोमीटर है जिसका कुल क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के बात करूं तो भारत के अंदर यूटी कौन सा हो गया, JK और L, C और D। नीचे आऊंगा तो DDN दादरा दमन दीव और दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। नीचे आऊंगा तो P यानी पदुचेरी, और नीचे जाऊंगा तो इधर L और इधर अंडमान निकोबार। ये 8 के 8 पता चल गए, सबसे बड़ा ये है। नीचे जाऊंगा तो सबसे छोटा नीचे मिलता है। इतना हमें पता होना चाहिए। अब भारत के 28 राज्यों की बात करते हैं, और 28 राज्यों की बात हम अगले मैप पे करते हैं और आपके साथ ही चलते जाते हैं, ताकि आप ही पकड़ ले जाएंगे कि वो 28 राज्य कौन से हैं। जरा इसी मैप से चलो, और आज के बाद में जो मैं यहां बनाने वाला हूं वो आप लोगों को जहन में रखना है कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि ये वाला पॉइंट आपको आज ही घर बैठ के देखना
ये बड़ा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट को आप ये जो तिरछा पॉइंट आ रहा है वहां मिला दें, ये लद्दाख टेरिटरी है। क्या है? लद्दाख। ये यूटी हो चुका है लद्दाख। यानी याद रखें कि जम्मू कश्मीर चाइना को टच अब नहीं करता, क्योंकि इससे भारत के पड़ोसी देशों की सीमा भी आपको 1 मिनट में पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक पकड़ेंगे। लद्दाख है, और ये जो यहां से ये डंडा नजर आ रहा है वहीं से, और ये जो घूमा है वहीं से आप याद रख लें, ये थोड़ा सा तिरछा ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। और जो यहां से नजर आया और इस तरफ से आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि पंजाब थोड़ा सा ऊपर घुसता है, तो ये वाला हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हटाओ आप, यहीं से चलो हिमाचल प्रदेश। तो यहां से एक सवाल मिल गया होगा आप लोगों को कि अगर भारत के सबसे उत्तरी राज्य की बात करूं तो ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, नदर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, अब वो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर नहीं रहा, क्योंकि ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने कहा ना, ये पूरा इंडिया ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप आईएएस के जितना आपका सिलेबस है, क्योंकि कुछ टॉपिक यहां नहीं है वो आईएएस के सिलेबस में है, जितना मैंने पढ़ा है जो उधर भी है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो इच्छा हो, आईएएस का, आरएएस का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, रीट का, जो मर्जी हो, कांस्टेबल का, पटवारी का, वनडे एग्जाम, जो मर्जी हो, सारे सवाल लगाना, जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं समझ गए हिमाचल प्रदेश। और ये जो डंडा इधर नजर आ रहा है, ये डंडे के हिसाब से चल रहा हूं मैं, ध्यान रखो। यहां ये वाला डंडा तो पता चल गया राजस्थान, और ये इस तरफ से कुछ यूं करते हुए इधर जो जाता है वो है पंजाब। क्या है? फटाफट बताओ। पंजाब। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? इस तरफ से ये जो नजर आ रहा है, ये आपको इस तरह से, इस डंडे से पहले वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। यूकेएच का मतलब क्या हो गया? उत्तराखंड। ये क्या हो गया? पंजाब। अब मैं इनको छोड़ करके सीधा पहले इधर चलूंगा, उसके बाद मैं इधर आऊंगा। यहां अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये इस तरफ से जो इस तरफ जाता है वो गया हमारा हरियाणा, और यहां जो हमें मिलता है वो गया दिल्ली। दिल्ली क्या है? यूटी। दिल्ली क्या है? यूटी। और इसी जगह हमें मिलता है चंडीगढ़। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा। आपको पता है यहां तक ये जो टमकोले झमकोले खाता है वो हमारा क्या हो गया? हमारा राजस्थान। क्या हो गया? फटाफट बताओ। राजस्थान। राजस्थान के नीचे आता हूं तो क्या बन गया? गुजरात। अब मैं एक की बाउंड्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ताकि हम टाइम पे काम पूरा कर लें। गुजरात, ये गुजरात हो गया। और गुजरात से नीचे आता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे आता हूं तो यहां एक टुच्चा सा मिलता है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये जी। और यही मैं लिख देता हूं, भारत का सबसे छोटा राज्य। क्या हो गया? ये सबसे छोटा राज्य है, उसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। नीचे जाता हूं तो मेरे को मिलेगा कर्नाटक। क्या मिलेगा? कर्नाटक। और नीचे चला जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा केरल। कुल मिला के इधर अगर मैं राज्यों की बात करूं तो आप पंजाब से चालू करेंगे, तो 1 नंबर, टोटल 8 मिलेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। यानी इधर कितने राज्य मिले मेरे को? 8। अब मेरे को इधर मिलेंगे 4। घूम जाओ, यहीं घूमते हैं, मेरे को यहां मिलता है तमिलनाडु। क्या मिलता है? तमिलनाडु। ऊपर जाता हूं तो मेरे को मिलता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसको आज ही आप इसी वीडियो को पॉज करके पहले इस पूरी फोटो को रिवाइज करो। जिस दिन आप इस फोटो को रिवाइज कर गए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये वनस्पति कहां होती है उसके राज्य याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये मिट्टी कहां होती है उसके राज्य याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये जो खनिज मिलता है वो सिर्फ फोटो पता होगी यहां मिल रहा है, इसका मतलब यहां जरूर झारखंड या छत्तीसगढ़ वाला एरिया होगा। ये सबके सब कौन सी चीज कहां मिल रही है आप अपने आप पकड़ ले जाओगे। मैं कहूंगा देखो गेहूं यहां से यहां, सॉरी चावल यहां से यहां जा रहा है, तो आप पकड़ ले जाएंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरफ जा रहा होगा। तो ये सब बातें आपको समझ में आ जाएगी फोटो देखकर ही। इसी वीडियो को पोस्ट करते आप 28 के 28 दिमाग में बिठा लें, क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि ये तो आरएस के सिलेबस में है ही नहीं, पहला चैप्टर पढ़ा क्यों रहे। मैंने कहा था ये पेड़ की जड़ें जमा रहा हूं, ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर आ गया, पूरी ज्योग्राफी उसी दिन डिक्लेयर कर दूंगा, अगले 6 घंटे बाद डिक्लेयर कर दूंगा ज्योग्राफी समाप्त। आप खुद पाएंगे कि आप तो सर सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, अगले 9 घंटे जो भी चीजें होंगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऊपर की तरफ जाता हूं तो यहां मेरे को मिलता है उड़ीसा, यहां जाता हूं तो मेरे को मिलता है पश्चिम बंगाल, यानी यहां मेरे को टोटल कितने मिले 4, 8 और 4 कितने हो गए 12। इधर की तरफ आता हूं तो पूरे के पूरे 8, जिसमें से एक अलग कर दो सिक्किम, तो जो बाकी 7 मिला उसे कहते हैं 7 सिस्टर। क्या कहते हैं फटाफट बोलो? 7 सिस्टर। ये सवाल इस नाम से कई बार वनडे एग्जाम में, वनडे का मतलब समझ गए ना, जिसमें से प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। मैंने कहा ना आपकी इतनी कला डेवलप हो जाएगी, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल से जवाब कैसे ढूंढा जाता है वो 8 डेवलप कर लेंगे, क्योंकि सवाल भी वहीं लिखा हुआ है, जवाब भी वहीं ढूंढना है। ठीक, ये सिक्किम हो गया। अब मैं यहां से 4 चलूंगा, आपको पता है यहां असम है। क्या है ये पूरा का पूरा क्या है? असम। असम के बाद में यहां मेरे को क्या मिलता है? मेघालय। क्या मिलता है? ये वाला क्या है? ये वाला मेघालय। और ये असम थोड़ा सा घूम के नीचे आता है, यहां मिलता है त्रिपुरा। मैं आज के बाद में इन तीनों को एक साथ याद रखूंगा, AMT। क्या याद रखूंगा? AMT। असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा इधर है, और यहीं से चालू करूंगा अरुणाचल। क्या चालू करूंगा? अरुणा। मैं सिर्फ अरुणा तक बोलूंगा और इस नए को पकड़ लूंगा, और नए को पकड़ते ही मिल गया नागालैंड।
नागालैंड, क्या मिल गया? अरुणा से ना पता चल गया नागालैंड, और आगे मैं याद रखूंगा मम्मी, क्या याद रखूंगा? मम्मी, यानी पहले क्या मिलेगा? म यानी मणिपुर, मी यानी मिजोरम, मी यानी मिजोरम, यानी मैं इसको याद रखूंगा मम्मी। फिर भी अगर भूल जाओ तो याद रखना, मैं में ए आता है, ए अनार आता है, मी में ए आ ई, छोटी ई की मात्रा आती है तो पहले ए आएगा, उसके बाद छोटी ई वाला आएगा। इस जिंदगी में कभी कला में चूक नहीं होगी। तो ये मम्मी याद रख लो, या ए और ई याद रख लो, ये एएमटी याद रख लो, ये अरुणा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हमारे हो गए 8। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 20। अब यहीं से चालू कीजिए। पश्चिम बंगाल से इधर जाता हूं तो क्या मिलता है? बिहार, बिहार से इधर जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? यूपी। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। पश्चिम बंगाल, वो बिहार, यूपी, और अभी तक मैंने उत्तराखंड भी काउंट नहीं किया था, उत्तराखंड, और अभी तक हिमाचल प्रदेश भी नहीं किया था। देखो मैंने पंजाब से काउंट किया, तो ये भी कितने हो गए? 4। 20 और 4 कितने हो गए? 24। अब जरा यूपी से जस्ट नीचे आ जाइए। बीच में जो अगर मध्य में जो मिलेगा भारत के, उसका नाम मध्य के नाम से मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है वो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ है, जो 2000 में अलग हुआ था। बिहार से जो अलग हुआ है वो भी हमें पता है झारखंड है। क्या है? ये बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो अगर इसकी बात करो तो 3 मिले, और आंध्र प्रदेश से 2014 में जो अलग हुआ तेलंगाना, तेलंगाना, तो 4 मुझे अंदर मिल गए। तो 24 और 4 कितने हो गए? 28 हो गए। तो पहले मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, यहां तक मेरे साथ हुए नहीं, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। इससे हमें यह भी पता चल जाता है कौन सा किससे अलग हुआ है। इससे मुझे 28 के 28 राज्य भी याद हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। फटाफट इधर से चलते हैं और जरा आप मेरे साथ विजुलाइज करने की कोशिश करो आंख बंद करके। ऊपर से चलेगा पंजाब, पंजाब के नीचे आऊंगा तो हरियाणा, फिर नीचे आऊंगा तो राजस्थान, फिर नीचे आऊंगा तो गुजरात, गुजरात कितने मिल गए? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात 4, नीचे आऊंगा तो महाराष्ट्र 5, फिर नीचे आऊंगा तो गोवा 6, फिर नीचे आऊंगा तो कर्नाटक 7, फिर नीचे आऊंगा तो केरल 8, 8 को हटाओ। अब वापस घूम जाओ इस तरफ, इधर से चलूंगा तो पहले मेरे को क्या मिलेगा? तमिलनाडु, और ऊपर आऊंगा तो क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश, फिर और ऊपर आऊंगा तो उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। अब मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाऊंगा तो ऊपर ही ऊपर मिला सिक्किम, क्या मिला? सिक्किम, जो गोले जैसा है। ये गोले याद रखें, ये लाइन याद रखें, ये गोला याद रखें, इससे आपको नेपाल और भूटान का भी पता चलेगा जो इसके बीच में है। अभी रुको, जो सिक्किम, फिर इधर मैंने कहा था क्या बताया था? असम, मैं को पकड़ो मेघालय, असम, मैं को पकड़ो मेघालय, फिर अगला आ गया टी यानी एएमटी यानी त्रिपुरा। अब इधर आओ अरुणा, अरुणा आंटी पकड़ना है, बस क्या पकड़ना है? अरुणा आंटी। ना को पकड़ो नागालैंड, फिर मम्मी को पकड़ लो, अरुणा मम्मी याद कर लो चाहे, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। उम्मीद करता हूं ये पता चल गया होगा। तो 8 इधर, 4 इधर, 12 और 8 20। 20 के बाद में इधर आऊंगा तो ये बिहार मिलता है, फिर यूपी मिलता है, उत्तराखंड मिलता है और हिमाचल प्रदेश मिलता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। 24 हो गए। नीचे आऊंगा तो भारत के मध्य में मेरे को मध्य प्रदेश मिलता है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, वो 4 मिलता है। ये भारत के 28 राज्यों की पिक्चर पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। भारत के 8 यूटी और 28 राज्य मुझे समझ में अगर आ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं और यहीं से सवाल पैदा होता है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा सवाल पैदा होता है? कौन सा सवाल पैदा होता है? सबसे बड़ा राज्य, इनमें से बड़ा राज्य, बड़े राज्य कौन से हैं? इसमें से छोटे राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले सबसे बड़े ले लेते हैं। सबसे बड़े हमारे राम है। कौन है? राम है। कौन है? राम है सबसे बड़े। और अगर और स्टाइल से करना चाहते हो तो आप याद रख लो रामू। क्या याद रख लो? रामू। रामू यानी ऊ भी मिल जाएगा, 4 राज्य हो जाएंगे। रा का मतलब हो गया राजस्थान, रा का मतलब हो गया राजस्थान, या रामम याद रख लो। जैसे आपकी याद करनी है, राम सबसे बड़े है तो संस्कृत के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा गया राम है, रामो रामा, रामम रामो रामा। समझ गए होंगे। आगे मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो वो राम आ चुके हैं, रामम। कौन आ चुके हैं? रामम। तो राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। और ये वाला महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, मैप देख चुके हो ना, यहां से चालू करो। इसके पास में जस्ट कौन सा है? एमपी। और इसके जस्ट पास में कौन सा है? यानी ऊपर से नीचे आ जाओ, सिर्फ मैप को फोटो में रखो। ऊपर राम सबसे बड़े, बात खत्म। राम सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। बात समझ में आई? यानी पिछले पूरे साल हमारे देश, पूरा देश राम में रहा। क्या रहा? राम में। यहां तक मेरे साथ हुए नहीं? अरे बोलो। और ये जो हो गया वो हो गया यूपी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये सबसे बड़े हैं। आपको पता है जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था सबसे बड़ा मध्य प्रदेश था। खैर यहां तक आएंगे, यानी राजस्थान से पहले जो बड़ा था वो मध्य प्रदेश था। अब ये छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। एनीवे, अब छोटों की बात करते हैं। छोटे लोगों से जीएसटी ना लेना। क्या बोला? छोटे लोगों से जीएसटी ना लेना। छोटे लोगों पे आपको पता है वैसे भी जीएसटी बेचारे देते, हालांकि लगता सब पे, पर आप याद रखेंगे छोटे लोगों से जीएसटी ना लेना। जैसे मान लो मैं छोटा मास्टर हूं तो मेरे ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। बात समझे नहीं समझे? 2-4 रुपए लिए बात खत्म।
हूं, है ना। तो छोटे छोटे यूं मान लो मैं छोटा मास्टर हूं, तो छोटे मास्टरों से छोटे लोगों से जीएसटी ना लेना। जी का मतलब अभी मैंने बताया था गोवा, इसका मतलब हो गया सिक्किम, क्या मतलब हुआ सिक्किम। टी का मतलब हो गया त्रिपुरा, क्या मतलब हो गया त्रिपुरा। ना का मतलब हो गया नागालैंड। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। बाकी सवाल ये रहा, जवाब वहीं लिखा हुआ है तो हम ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले बताओ बड़े का सिर्फ मुझे इतना याद रखना है, राम हम यूं चलूंगा, इधर चलूंगा ये राजस्थान, ये एमपी, ये महाराष्ट्र, और जो छोटे में चलूंगा वो यूं चलूंगा जीएसटी, यानी गोवा सिक्किम त्रिपुरा। कुछ समझे क्या, कुछ समझे क्या मैं क्या कर मैं क्या कर गया, कुछ बात समझ में आ गई होगी। ये गोवा, ये सिक्किम और ये यहां आया था त्रिपुरा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। जीएसटी यूं चलूंगा, मैप मैप मत छोड़ो बस, इसलिए मैंने सारे बताए। बड़े राज्य हो गए, छोटे राज्य हो गए। अब जरा जिलों के हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि बड़े जिले कौन से और छोटे जिले कौन से, क्योंकि ये भी सवाल पूछ लेता है कई बार। तो पहले बड़े जिले बताता हूं, बड़े जिले क्या बताऊंगा, बड़े जिले, और फिर उसके बाद में क्या बताऊंगा यहां छोटे जिले कौन से। मैंने कहा ना मैं सारे एग्जाम को कवर करते हुए आपके साथ बढ़ना चाहता हूं मैक्सिमम। बाकी मुख्यतः हमारा 95% 97% फोकस रहेगा आरएस पारंपरिक परीक्षा पे, पर मैं छोटे छोटे फैक्ट भी क्लियर कराना चाहता हूं। बड़े जिले आपको पता है, कच्छ का नाम तो बच गया, ले क्या हो गया ले, फिर जय आया, जे खुद बोलता है मैं जैसलमेर हूं, क्या बोलता है मैं जैसलमेर हूं, और बड़ा तो खुद ही कह रहा है बड़ा हूं इसलिए बाड़मेर हूं। चार याद करने में जीवन में कभी दिक्कत। फिर उसके बाद में यहां से चालू हुआ ले से ले, जैसे चालू हुआ जैसलमेर, बड़े का मतलब हो गया बाड़मेर। ये चारों के चारों इस जीवन में आप दोबारा नहीं भूलोगे, बड़ा जिला। बस एक याद रखना है, छोटे जिले कहां चालू करेंगे, छोटे जिलों पे चालू करेंगे। और आपको पता है छोटी कोई चीज होती है तो उसको मिलीलीटर में नापते हैं, काहे में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं। तो सबसे पहले मैं मिला, इस मैं का मतलब है माहे। माहे आपको पता है थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, यनम यहां था, यनम यहां था, माहे यहां था। ये माहे पुदुचेरी का जिला है, इसलिए भारत का सबसे छोटा जिला हो गया माहे। फिर एम मिला, एम का मतलब है मध्य, और मध्य का आगे है दिल्ली, क्या है दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली को भी 6-7 जिलों में डिवाइड किया हुआ है। तो मध्य दिल्ली यहां का हो गया, तो माहे से जस्ट बड़ा और भारत का दूसरा छोटा। बात समझे क्या, सबसे छोटा माहे, उसके बाद में मध्य दिल्ली। एम मिल गया, एम मिल गया। अब इस लै को ही पकड़ो, इस लै को ही पकड़ो, इस लै से हो गया लक्षद्वीप, क्या हो गया लक्षद्वीप। तो कई लोग कहेंगे बोले सर इस एम से क्या मिला, माहे तो पकड़ लोगे तो पहला अक्षर इसी से पकड़ना है, मैं से ही है, और जो है वो भी यूटी के अंदर ही है। बात समझे नहीं समझे, कुछ समझे क्या, छोटे वाले जिले सारे के सारे कहां मिल रहे हैं, जो जिले कहां मिल रहे हैं सारे यूटी में, क्योंकि यूटी क्या है छोटे हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं ये बात भी अगर आप चलाएंगे, यानी कोई भी छोटा जिला मुझे किसी राज्य में नहीं मिल रहा, सारे के सारे यूटी में मिल रहे हैं, क्योंकि यूटी वैसे भी शेप में छोटे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक ये सारी बात पकड़ में आ गई होगी। फटाफट बात करूं बड़े जिलों में, बड़े राज्यों की बात करूं तो रामम का मतलब समझ गए, ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई। ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र। अगर छोटे की बात करूं तो जीएसटी ना लेना, छोटे लोगों से जीएसटी ना लेना, जी यानी गोवा सिक्किम त्रिपुरा नागालैंड। और अगर राज्यों की बात करूं तो बड़े राज्यों की बात करूं, बड़े राज्यों की बात करूं, वो जिलों की बात करूं तो बड़े जिले बड़े हो गए। तो मैंने कहा था कच्छा, और फिर उसके बाद में कच्छ, और फिर उसके बाद में आगे से चल लो लेह हो गया, फिर उसके बाद में जैसे चल लो जैसलमेर हो गया, फिर बड़े से चल लो बाड़मेर हो गया। फिर अगर मैं इधर की तरफ आऊं छोटे पे आऊं तो आपको पता है छोटे को मिलीलीटर में नापते हैं, तो एमएमएल याद रखो, क्या याद रखो एमएमएल याद रखो, मिलीलीटर। इतना तो मैथ रीजनिंग भी पढ़नी है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, सारे के सारे यूटी में मिलेंगे। तो यहां से आ गया माहे, और मैं से याद रखता था माहे, यानी मैं वैसे छोटा आदमी हूं आपको पता है माहे। और ये हो गया एम यानी मध्य। अब पीछे वाला भूल गया तो मैं याद रखूंगा, पीछे वाला वही है जिसके नाम की एंडिंग ल से होगी यानी दिल्ली, और फिर इसी से पकड़ लो तो वो गया लक्षद्वीप। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप लोग पकड़ ले गए होंगे। कितना भी फैक्ट हो अगर उसको दिमाग चलाओगे तो मैं अभी तक भी कहता हूं पिछला 1 घंटा आपके दिमाग के अंदर रील की जैसे सेट हो गया होगा, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। यहां तक की सारी बातें हमारी समाप्त होती है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में ऑलरेडी बता चुका। फाइनली मैं एक बार आप लोगों को ये और रिकॉल करवा देता हूं ताकि सारी बातें आपके क्लियर हो जाए। यहीं से चलो सबसे पहले मुझे क्या मिलता है पंजाब के बाद में मेरे को क्या मिलता है हरियाणा, फिर क्या मिलता है राजस्थान, फिर क्या मिलता है गुजरात, फिर क्या मिलता है महाराष्ट्र, फिर क्या मिलता है टुच्चा। ये देख रहे हो कितना छोटा सा, आप जूम करके देखना जब आपको मैटर मिले ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो फोटो देखना क्या फायदा होता है कि देखो सिक्किम इतना बड़ा है और ये देखो ये कितना टुच्चा सा है, तो पक्का गोवा सबसे छोटा होगा। ये फोटो का फायदा होगा जो आप केवल डायरेक्ट किताब ले लेके याद करते हो ना। आप देख रहे हो हर स्लाइड पे मैंने इधर मैटर लिख रखा है, इधर फोटो लगा रखी है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा मैं मैटर तो पढ़ ही नहीं रहा, फोटो से सारे आंसर निकालता जा रहा हूं। ये कला जिस दिन आपने विकसित कर ली ना उस दिन नौकरी टोकरी में होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। और ज्योग्राफी की वजह से आप किसी एग्जाम में फेल नहीं होगे। यहां तक की बात समझ में आई। हो गया गोवा के नीचे आता हूं तो ये समझ में आ गया कर्नाटक, तो 7 नंबर पे कर्नाटक हो गया। और ये नजर आ गया होगा केरल। इधर घूम जाऊंगा तो 8 हो गए, इधर घूम जाऊंगा तो हो गया तमिलनाडु, इधर घूम जाऊंगा तो हो गया आंध्र प्रदेश, इधर चला गया तो हो गया उड़ीसा, इधर चला गया तो हो गया पश्चिम बंगाल। जरा गौर फरमाए पश्चिम बंगाल यहां से आते हुए यहां से आता है। कहने का मतलब सिक्किम बांग्लादेश से टच नहीं करता है। यहां से देखना, आप जूम करके देखना कि ये पश्चिम बंगाल पूरा इधर से घूम करके यहां तक आ गया।
यानी सिक्किम बांग्लादेश से टच नहीं करता है, सिक्किम बांग्लादेश से टच नहीं करता है। फिर ये सिर्फ फोटो को अगर आप जूम कर करके देखेंगे तो आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया 8 और 4 कितने हो गए 12, यानी इधर मुझे कितने मिले 4, इधर मुझे टोटल कितने मिले 8। फिर मैं इधर जाऊंगा तो एक तो सिक्किम हो गया, अब 7 बहनों का देख रहा है तो ये हो गया असम, असम यानी 1। फिर मैं से चालू कर लो मेघालय, फिर टी पे आ जाओ एएमटी हो गया। मैंने कहा था इसको याद रखना अरुणा। कुछ बात समझ में आ गया? अगर यहां कोई पॉइंट होगा तो कौन से राज्य में होगा? वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। फोटो खुद समझा रही है कि देख तो ले मेरे को, पर आप जाने क्या क्या देखते हो, ये फोटो है ज्योग्राफी की नहीं देखते, बाकी सब फोटो है देखते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अरुणा, अरुणा से मैंने कहा था यहीं पकड़ लेना नागालैंड, और अरुणा, अरुणा मम्मी हो गई। क्या हो गई? अरुणा मम्मी हो गई। ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इधर के भी 8 निपट गए, 12 और 8 20 हो गए। पश्चिम बंगाल से इधर जाएंगे तो ये 1, ये उत्तर, भारत के उत्तर में इसलिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तर से ही कटा है यानी खंड है इसलिए उत्तराखंड, और ये जो हो गया वो हिमाचल प्रदेश। 12 और 8 20 और 4 24 हो गए। फिर मध्य प्रदेश आ गया 1, फिर मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ वो आ गया छत्तीसगढ़, फिर बिहार से जो अलग हुआ वो आ गया झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ वो आ गया तेलंगाना। तो ये टोटल ये 4 हो गए, 24 और 4 28 हो गए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया। मुख्य बात याद रखें, तेलंगाना तट से टच नहीं करता है, तेलंगाना तट से टच नहीं करता है, तेलंगाना तट से टच नहीं करता है। याद रखिए 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाई थी जिसका नाम हैदराबाद था, लेकिन ये 10 साल के लिए थी, ये 10 साल के लिए थी, इसलिए अब हैदराबाद सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह जाएगी। और ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे अमरावती, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक ये सब बातें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक ये सब बातें आप लोग पकड़ ले गए होंगे। तो अगर इसी दृष्टिकोण से मैं देखूं तो भारत का उत्तरी राज्य कौन सा? देखो पंजाब के भी ऊपर गया ना, तो जो सबसे ऊपर जाएगा वो उत्तरी होगा। तो भारत के उत्तरी राज्य का अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का दक्षिणतम पूछे तो आप कहोगे बोले साहब अंडमान निकोबार। दोस्तों वो अंडमान निकोबार राज्य नहीं है, यूटी है, तो आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। अगर आपसे पूछे भारत का पश्चिमतम राज्य कौन सा है तो वो आंसर होगा गुजरात। और अगर आपसे पूछे पूर्वतम कौन सा तो आंसर होगा जो सबसे एंड में जा रहा है अरुणाचल प्रदेश। आप कहोगे सर क्या बचकानी बातें कर रहे हो। दोस्तों 2020 के प्रीलिम्स के अंदर खुद यूपीएससी ने पूछा, गुजरात नहीं था, अगला था राजस्थान, और वो पूछा था सबसे पश्चिमी कौन सा है। आप उठा के देखिए जब यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ रहे तो ये बचकानी बातें तो हो भी नहीं सकती। तो गुजरात के जस्ट बाद में अगला जो है वो आंसर क्या होगा? राजस्थान। ऐसे अगर हम मैप को देखते हैं तो बहुत सारी पिक्चरें अपने आप दिमाग में सेट होना चालू हो जाती है, ये सारी बातें हमारी समाप्त होती है। अभी मैं टू द पॉइंट और मुद्दे पे रहना चाहता हूं, इसलिए फटाफट पढ़ना चाहता हूं आगे। और आगे बढ़े तो ये भी मैं आपको बता दिया कि सबसे बड़े राज्य रामम है। रामम में रामू याद रखोगे, रामू यानी एंड वाला ऊ है, यानी ऊ यानी उत्तर प्रदेश है। जीएसटी ना ले, छोटे लोग छोटे 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 राज्यों से जीएसटी ना लें। लोग की जगह आप राज्य याद रखेंगे, वो मजाक में कह रहा था, लोग छोटे राज्यों से जीएसटी ना लें। और अगर बड़े और छोटे जिलों की बात करूं, बड़े हो गए इसलिए कच्छा पहनना है, तो कच्छ तो वैसे आगे ले यानी ले है, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों के चारों आ गए। इधर एमएमएल याद रखेंगे तो ये सारे छोटे जिले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि छोटे को हम मिलीलीटर में नापते हैं। अब हम कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं एक फोटो बना रहा था, आपको ध्यान है, तो मैंने यूं ग्लोब बनाया था और मैंने कहा था ये 0 डिग्री है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। मैंने कहा था 23.5 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ का एन आएगा, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा पता है आपको, भारत कुछ ऐसे जाता है तो ये कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से जाती है। इस 8 का बहुत लेना देना है भारत के अंदर। भारत में 8 का क्या लेना देना है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है। भारत के अंदर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारत में जो प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन है वो भी 8 है। भारत में जो प्रमुख मृदाएं हैं, आप बच गए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स में वो नहीं है, लेकिन वो भी 8 है, प्रमुख मृदाएं 8 हैं। भारत के अंदर जो जलवायु प्रदेश है ये भी आप बच गए कि ये भी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। जलवायु प्रदेश नहीं है, वर्षा का वितरण और मानसून है, वो भी भारत के अंदर 8 है। उम्मीद करता हूं अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो 8 के भी ठाट हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी के भी ठाट हो जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं 8 से गुजरती है तो मैं यहीं से चालू कर लूंगा कहां से गुजरता है। और अगर मैप मेरे दिमाग में है तो मुझे पता चला गुजरात, रै को पकड़ूंगा। देखो मैंने क्या शब्द लिखा, गुजरा, फिर मैंने कहा अगला रै पे ही है, यानी ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के जस्ट बराबर में कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग कौन सा हुआ है? छत्तीसगढ़। तो गुजरात मिल गया, राजस्थान मिल गया, मध्य प्रदेश मिल गया, छत्तीसगढ़ मिल गया। इसके आगे जाऊंगा तो अभी हमने मैप में देखा, जब 2-3 बार तुम भी देख लोगे तो सब पिक्चर क्लियर होना चालू हो जाएगी। उसके आगे जाता हूं तो झारखंड, इधर जाता हूं तो मिल गया पश्चिम बंगाल। ये 6 तो बांग्लादेश से पहले है। बांग्लादेश को क्रॉस करके जाता हूं तो ऐसे दोनों जगह जिनकी बांग्लादेश से भी सीमा टच होती है। याद रखें ये दोनों त्रिपुरा और मिजोरम ये बंगाल की खाड़ी से टच नहीं करते, क्योंकि ये बांग्लादेश जब आप जूम करके देखेंगे तो व्हाइट कलर का जो पूरा है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश पूरा यहां तक आता है, बंगाल की खाड़ी पे ये नहीं है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्यों, वो भी अभी मैं बता रहा हूं।
अभी मान लो नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है, इनके पास निकटतम बंदरगाह पश्चिम बंगाल है, इसलिए इनके द्वारा बनाया गया कोई भी माल को जब निर्यात किया जाता है, निर्यात करने के लिए बंदरगाह की आवश्यकता है, और जब इसके लिए फालतू का ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो इनके माल की कीमत बढ़ जाएगी, तो इनको मुनाफा कम होगा। इसीलिए भारत सरकार ने बांग्लादेश से समझौता किया कि यहां पर त्रिपुरा के अंदर एक पुल बना करके नदी पुल के द्वारा जो आप लोगों ने नाम भी पढ़ा होगा, फैनी नदी पर बना का मुद्दा भी आप लोग पढ़ेंगे, तो वो नदी पुल के द्वारा यहां तक ले जाए और बांग्लादेश हमें चटगांव बंदरगाह की सुविधा दे दे, तो नॉर्थ ईस्ट में बने हुए प्रोडक्ट यहां आ जाएंगे, क्योंकि यहां आने पर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन लागत कम होगी, यहां से घूम के आने पर परिवहन लागत बढ़ जाती है, तो इनका माल अगर डायरेक्ट इधर आ जाएगा तो परिवहन लागत कम होने की वजह से वो आसानी से निर्यात होगा, क्योंकि वो कम कीमत का माल होगा, गुणवत्ता भी अच्छी होगी, तो नॉर्थ ईस्ट के विकास में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। उम्मीद करता हूं भारत बांग्लादेश के संबंधों में जब ये आईआर में आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लिक और ब्लिंक होना चालू हो जाएगी। खैर, अभी हम मुद्दे पे रहते हैं। अभी हमारे दो नाम आए, अच्छा पहले इन दो के नाम की बात कर लेते हैं। वो दोनों नाम थे त्रिपुरा और मिजोरम। क्या थे? त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने पहले बताया था अरुणा नागालैंड, मम्मी मिजोरम आ गया, और इधर का नीचे का क्या था? एएमटी त्रिपुरा आ गया, नहीं आ गया। अगर मैं आठों नाम को वापस से करने की कोशिश करूं तो गुजरात, र को पकड़ा राजस्थान, फिर उसके बराबर में जो है वो मध्य प्रदेश, फिर आगे गया इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर इसका आगे गया तो मिल गया झारखंड, फिर आगे गया तो पश्चिम बंगाल, 6 मिल गए बांग्लादेश से पहले, 2 मिलेंगे बांग्लादेश के बाद, नीचे के मिलेंगे इधर वाला नीचे का एएमटी यानी त्रिपुरा, इधर वाला नीचे का है मम्मी यानी मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम भी समझ में आ गया होगा। 8 राज्य आपके टिप्स पे याद हो गए होंगे। वीडियो को यही पॉज करो, वापस से रिवाइज करो, फोटो देखो, दिमाग बंद करो, फोटो देखो कौन सा कहां से जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है ज्यादा किसको टच करती है और कम किसको टच करती है। आज के बाद में पूरी ज्योग्राफी में जहां भी मैं एम यूज करूंगा, एम का मतलब मैक्सिमम लूंगा और एम से किसी राज्य का नाम ढूंढने की कोशिश करूंगा। आप ये बताओ यहां से जितने से निकल रही है उसमें एम नाम से कौन से है? बोला गुरुजी आपकी कलाकारी फैल हो गई, क्योंकि यहां पर एम मध्य प्रदेश भी है और यहां पे एम मिजोरम भी है। अरे तो मेरे भाई लोगों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि वो जो लाइनों पे हाथ धर के रट्टा मारते उसको छोड़ो, फोटो को पकड़ो। फोटो में या टुच्चा भाई नजर आ रहा है या मुच्चा भाई नजर आ रहा है, तो मुझे बताओ बड़ा वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो एम से मैक्सिमम हो गया और एम से मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है। कहां पे मैक्सिमम? फटाफट बताओ। मध्य प्रदेश में। और पूरी फोटो में देखो तो ये नजर आ रहा है सबसे छोटा, तो राजस्थान में क्या हो गया? मिनिमम। राजस्थान में क्या हो गया? मिनिमम। मध्य प्रदेश में क्या हो गया? मैक्सिमम। एम से मैक्सिमम पकड़ में आ गए तो याद रखेंगे उसी के पास में मिनिमम है। राजस्थान में, और आपको पता है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होके जाती है। बाकी बात हम रास्ता, मैंने कहा ना हम टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकेंगे, टू द पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। इंडिया ज्योग्राफी मतलब इंडिया ज्योग्राफी, हाँ कॉन्सेप्ट में मैं जरूर लिंक करूंगा। खैर अभी मैं यही छोड़ता हूं, इसको डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। उम्मीद करता हूं तो सबसे ज्यादा किससे, फटाफट बताओ। कर्क रेखा कितने से गुजरती है? 8 से। पूरा याद हो गया, वापस मैं नहीं आऊंगा। एम से मैक्सिमम और एम से एमपी, यहां तक मेरे साथ हो नहीं हो। और इसी के जस्ट पास वाले से क्या है? मिनिमम। मिनिमम यानी सबसे कम किससे गुजरती है? राजस्थान से। सबसे ज्यादा किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से। अब ये सवाल भी कई बार पूछा है कि यहां पर इन राज्यों की राजधानी है तो सबसे पास क्या है? मैं सिर्फ आरबीआई याद रखूंगा। क्या याद रखूंगा? आरबीआई। और आरबीआई कहता है किसी को उधार ना दें। आरबीआई क्या कहता है? किसी को उधार ना दें। खूब केएल राहुल, अमिताभ बच्चन ऐड देते ना, आरबीआई कहता है किसी को उधार ना दें। और वो जो आजकल बहुत सारा साइबर फ्रॉड चल रहा है ना पैसों का, ठीक। आर यानी आरबीआई, तो मैंने यहां लिखा आरबीआई। आर का मतलब हो गया रांची जो झारखंड की राजधानी है, बी का मतलब हो गया भोपाल जो मध्य प्रदेश का है, और आई का मतलब हो गया आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है। उदार का मतलब हो गया उदयपुर। उदार का मतलब हो गया उदयपुर, ये हमारा वाला उदयपुर नहीं है, त्रिपुरा का उदयपुर है। और आपको पता चल गया होगा आइजोल है मिजोरम की, तो मिजोरम के पास में कौन सा है? त्रिपुरा। तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं जो लाइनें भी बना रहा हूं इसके अंदर भी दिमाग का पूरा माइंड गेम है। माइंड गेम के अलावा टेम्परेचर मतलब गर्मी लग रही है, कम का मतलब आरबीआई कहता है उधार न दे, तो आप कंफ्यूज हो गए सर ये उधार क्या है? ये उदयपुर है और ये है कहां पे? त्रिपुरा का शहर है। कैसे पता चला? आइजोल मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम के पास में क्या है? त्रिपुरा है। तो आरबीआई कहता है उधार न दे। ये वही सीक्वेंस है कि सबसे नजदीक है रांची, भोपाल और फिर आइजोल, और सबसे नजदीक शहर की बात करूं तो वो है उदयपुर। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। अब आप एक बात समझिए, यहां एक कर्क रेखा और यहीं भारत पे एक पर्वत भी जाता है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है? यहां एक पर्वत जाता है जिसका नाम विंध्याचल पर्वत। ये कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत, दो नाम मैंने बोले, कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत। आज ही से गांठ मान लो, ये दोनों ऐसे हैं जो भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करते हैं। काय में विभाजित करते हैं? उत्तर और दक्षिण में। एक बात और गांठ मान लें कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, यहां सूरज भगवान बहुत यात्रा करते हैं। एक्चुअली में सूरज भगवान नहीं करते, पृथ्वी करती है, लेकिन उसको सूरज की गति मान लिया जाता है। एक एक शब्द
तोल तोल के बोलना इसलिए जरूरी था कि आपके कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं हो। माना जाता है सूरज भगवान गति करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सूरज की गति नहीं होती, इसलिए उसको सूर्य की आभासी गति लिखते हो जब आप जलवायु पढ़ते हो। तो आभासी मतलब आभास करते हैं हम ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो यह भी समझ में आ गया होगा कि वहां सूरज की आभासी गति क्यों लिखा हुआ। इस क्षेत्र में सूरज भगवान विचरण करते हैं, आपने पढ़ा होगा मार्च में यहां रहते हैं, 3 महीने ऊपर जाने में लगता है तो अप्रैल मई जून 21 जून को यहां आ जाते हैं, फिर 3 महीने लौटने में लगता है तो आपको पता है कि 23 सितंबर को वापस यहां आ जाता है, फिर 3 महीने सूरज भगवान नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको पता है 22 दिसंबर को यहां चले जाता है, फिर 3 महीने बाद में यहां तक मेरे साथ हो तो 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च में फिर आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई सूरज की गति, सूरज की स्थिति की। बाकी हम जलवायु में बात करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि कर्क रेखा, मैं बताना चाहता था कि कर्क रेखा, और दूसरा बताना चाहता था कि विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में बांटता है। तो जो ऊपर वाला भाग है, तो जरा ये देखो, ये कर्क रेखा यहीं आती है तो ये बहुत गर्मी पड़ेगी तो इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ऊपर वाले में थोड़ी कम रहती है यानी 45 डिग्री तक, उसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। तो बताओ ये कर्क रेखा नीचे वाले भाग को, कर्क रेखा नीचे वाले भाग को तो किसमें बांट देगी रे? नीचे वाले भाग को बांट देगी उष्ण कटिबंध में। ऊपर वाले भाग को किसमें बांट देगी? उपोष्ण कटिबंध में। तो भारत में उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों जलवायुयां मिलेगी। मिलने का कारण क्या है वो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से समझाया, मिला क्यों वो मैंने इधर समझाया, और पिछले 1 घंटे के अंदर हम ये सारी बातें कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा की। भारत की मानक समय रेखा की बात करते हैं। इसमें आप याद रखेंगे 5 से गुजरती है। कर्क रेखा कितने से गुजर रही थी? 8 से। मानक समय रेखा कितने से गुजरती है? 5 से। 5 में 3 तो प्रदेश है, 3 प्रदेश यहीं से चालू करते चलो। 3 प्रदेश का मतलब हो गया यूपी, नीचे आऊंगा तो मिल गया एमपी, और नीचे जाऊंगा तो मिल गया आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और 2 आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़। और एक और याद रखेंगे झारखंड, जो इधर की तरफ है। तो बात समझे नहीं समझे? तो कहां से जा रही है, कहां से जा रही है लाइन? ये उत्तर प्रदेश से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, आंध्र प्रदेश से जा रही है। 3 मिल गए, सॉरी उड़ीसा। नीचे की तरफ आऊंगा ओडिशा, माफी चाहता हूं, ओडिशा। अगला क्या मिल गया? ओडिशा, क्योंकि नीचे की तरफ आएंगे तो आप मैप देख लेंगे। तो ये क्या मिल गया? सीओ। तो इधर के 3 प्रदेश हैं, आगे वाला वहां मिल गया हमें सीओ, यानी छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो ये टोटल मिला के हमारे कितने हैं जिनसे निकल रही है? 5 से निकल रही है। आप जरा ध्यान रखें, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोला लगाता हूं छत्तीसगढ़। यहां समझे क्या? 1 2, यहां समझे क्या? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1 2, यानी 2 ऐसे कॉमन है जिससे भारत की मानक समय रेखा भी जाती है, जिससे भारत की कर्क रेखा भी जाती है। दोस्तों रिवीजन क्लास है इसलिए हम ज्यादा समय कंज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये भी बताता ये क्यों चूज किया गया, मोटा मोटा बता देता हूं। वैसे ये एक्चुअली में कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर कुछ यहां होगा, ग्लोब उम्मीद करो 0 डिग्री देशांतर इधर होगा, 0 डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में होगा ही नहीं होगा। इसलिए यहां कितना होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, कहां से कहां की तरफ? मान लो ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी इधर से इधर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व लगाती है। अभी समय नहीं है इस पे बात करते ऐसा क्यों होता है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। तो मुझे बताओ कि पहले जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, आप अज्यूम करो मेरा ये हाथ है, ये मैंने गोला बना लिया, कोई गोल चीज है, मान लीजिए बोतल है, ये बोतल है, इधर अज्यूम कीजिए बोतल है। तो ये वाला हिस्सा ये मान लो हमारे इधर, मेरा ये हाथ, ये वाला हाथ मानिए ये सूरज है, तो ये वाला हिस्सा बोतल का सूरज के सामने है, तो यह उजाला पहले हो जाएगा। अब जरा इसको घुमाना, इस तरफ से इस तरफ घुमाना है, पश्चिम से पूर्व घुमाना है। तो जब ये घूमेगा तो जरा देखो, अब की बार बोतल का दूसरा हिस्सा सूरज के सामने आ गया तो वहां उजाला हो गया, और पीछे वाले हिस्से पर क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी जाती है, घूमकर नहीं जाती है, ये साइंस में पढ़ा होगा, तो पीछे वाले हिस्से पर अंधेरा होगा। तो जहां पहले दिन था वहां अब रात हो गई, और जहां पहले रात थी वहां दिन हो गया। क्या क्यों कैसे पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि 82.5 डिग्री को भारत का IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। भारतीय मानक समय यानी माना जाता है वो वाला समय, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से समय यहां का अलग होगा। ज्योग्राफी समझ गए, जैसे घूर्णन होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन कर लेती है। कितने घंटे में कर लेती है? 24 घंटे में। हम सभी लोगों को पता है, थोड़ा स्पीड कम करता हूं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल बात है। हम सभी को पता है पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और पूरा 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। कितना डिग्री घूम जाती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं जब पूरा का पूरा वृत्त बन जाता है तो वो कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और पूरी पृथ्वी घूम गई तो पूरा गोला घूम गया ना, तो पूरा गोला घूम गया तो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। इतना तो बचपन से पता होगा। तो एक बार बताओ, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? इतनी साइंस मैथ हम जानते हैं, 360/24 तो कितने डिग्री आ गया? 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। कितने डिग्री
डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। तो मुझे बताओ 2 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। यही रुकिए, बात समझिए कि अगर 30 डिग्री का अंतर आ रहा है तो कितने टाइम का अंतर कितना होगा? 2 घंटे। क्यों? क्योंकि 360 कितने में घूम रही है? 24 घंटे। ये बताओ, ये वाला हिस्सा है हमारा 68 पे, मोटा मोटा 68 ही मानेंगे। ये वाला हिस्सा है हमारा 98 पे। सूरज भगवान पहले पूर्व में उगता है, ये हम सभी को पता है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले उजाला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पहले उजाला हो जाएगा। और वास्तव में यहां उजाला होने में कितने घंटे प्लस हो जाएंगे? 2 घंटे। 2 घंटे। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई तू भी नाराज मत हो, तू भी नाराज मत हो, इसलिए हम एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता कैसे निकाला? इधर 68 है, इधर 98 है, दोनों को जोड़ो और एवरेज निकाल लो तो आप जानेंगे कि 83 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 83 डिग्री आ जाएगा। बोले हम इस 83 डिग्री को मान लेते हैं। बोले अंकल आप तो 83 बता रहे हो, यहां तो 82.5 लिखा हुआ है, ये क्या फफूंद है? ये क्या फफूंद है? तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो मुझे बताओ इसका आधा कर दो, तो आधे घंटे में कितने डिग्री घूमेगा रे भाई? 7.5 डिग्री। कितने डिग्री घूमेगा? 7.5 डिग्री। तो विश्व के देशों की एक मीटिंग हुई, इन्होंने तय किया कि जो भी देश अपना टाइम जोन बनाएगा, अपना टाइम डिसाइड करेगा, वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल यानी गुणांक में तय करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को अपना टाइम जोन बढ़ाना है तो वो या तो 7.5 डिग्री को बढ़ाएगा, या 15 डिग्री को बढ़ाएगा, या 22.5 डिग्री को बढ़ाएगा, या 30 डिग्री को बढ़ाएगा, या 37.5 डिग्री को बढ़ाएगा, या 45 डिग्री को बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कैसे, कि जैसे 7.5 डिग्री इसका मतलब आधा घंटा, 15 डिग्री इसका मतलब प्लस 1 घंटा, 22.5 इसका मतलब प्लस 1.5 घंटा। कुछ समझे क्या? कि वो ऐसे आधे आधे घंटे का प्लस रहेगा, ताकि जब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बात है तो उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। विश्व के देशों की आपसी सहमति है, इसलिए भारत ने 83 डिग्री के लिए किसको यूज किया? 7.5 का मल्टीपल कौन होगा? गुणांक कौन होगा? 82.5 डिग्री। इसलिए भारत ने 82.5 डिग्री लिया। मैं हर एक मुद्दे पे आपको हर कारण का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अभी हमें फटाफट अपना कोर्स पूरा करना है। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था एक कर्क रेखा भी थी जो यूं जा रही थी, और अगर कर्क रेखा यूं जा रही है तो आपको पता है कि कहीं दोनों रेखाएं काटेगी। जहां काटती है उस जगह का नाम है बीएससी। जहां दोनों रेखाएं काटती है उस जगह का नाम क्या है? बीएससी। इस बीएससी का मतलब यह है, कै का मतलब कर्क रेखा, बी का मतलब भारत की, एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइमलाइन। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन और कर्क रेखा दोनों काटते हैं। कहां काटते हैं? बी का मतलब है भैंसा मुंडा। क्या है? भैंसा मुंडा। ये जगह का नाम है, ये जगह का नाम है। जैसे जयपुर के अंदर जगह का नाम क्या हो सकता है? जयपुर में जगह का नाम मान लीजिए आप गोपालपुर है, जहां बहुत सारे कोचिंग है। ठीक, यहां तक मेरे साथ तो भैंसा मुंडा जगह हो गई। और ये जगह कौन से जिले में है? यह है सूरजपुर में। कहां पे ये जगह? सूरजपुर में है। और वो सूरजपुर किस राज्य में है? वो छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और इस फोटो से भी नजर आ रहा होगा कि ये कहां काट रही हैं भैया। ये कुछ इस तरह वाला जो राज्य है उसमें काट रही है, और ऐसे फैला हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है। आप फोटो को देखोगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। और फाइनली याद रखेंगे, बीएससी कर्क रेखा और भारतीय स्टैंडर्ड लाइन टाइम लाइन को जो काटती है वो कहां काटती है? वो भैंसा मुंडा में काटती है। वो सूरजपुर में है और वो छत्तीसगढ़ में। और कई जगह आपको कोरिया जिला भी लिखा हुआ मिलता है। ये कोरिया जिले से गुजरती है, क्योंकि दोनों स्थानों पर से वो आती है। एग्जैक्टली आपको ये जगह मिलेगी, भैंसा मुंडा, सूरजपुर और छत्तीसगढ़। उम्मीद करता हूं भैंसा मुंडा समझ गए, सूरजपुर समझ गए। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भैंसा मुंडा भी समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ गए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको बोला जाता है जीएमटी। क्या बोला जाता है? जीएमटी। जीएमटी का मतलब हो गया ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्योंकि इस ग्रीनविच को आधार माना हुआ है। क्यों माना हुआ उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी यार दोस्तों 15 घंटे में फिर ज्योग्राफी नहीं हो सकती। इसे आधार माना हुआ है। इसके आधार पे बात करूं तो बताओ भारत कुछ यहां पे है, तो बताओ पहले उजाला किधर होगा? जो पूरब में होगा वहां उजाला पहले होता है, यानी भारत में पहले उजाला हो गया है। जीएमटी पे बाद में होगा, यानी जीएमटी पे जो भी टाइम होगा उससे पहले भारत का टाइम होगा। तो कितना है बताओ? 82.5 डिग्री है ना। कितने डिग्री है भारत का इससे आगे? 82.5 डिग्री। तो मैंने कहा था 15 डिग्री पे कितना घंटा प्लस हो जाता है? 1 घंटा। तो इसको 5 से गुणा करो तो 75 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 5 घंटा। और इसमें 7.5 जोड़ दो तो यहां आधा घंटा जोड़ोगे, यानी जीएमटी से भारत में कितना प्लस टाइम मिलेगा? 5 घंटे 30 मिनट। इस वीडियो को 3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में या मोबाइल में जो दिल्ली में देखते हो 5 घंटे 30 मिनट क्यों लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये सब बात समझ में आ गई होगी। फिर एक डिस्क्लेमर जारी करता हूं कि रिवीजन क्लास है, इसलिए ज्यादा चर्चाएं मैं नहीं कर सकता। 3 प्रदेश और सीओ याद होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से लाइन गुजरती है। अब मैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूंगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां कहां से लगती है, तो वो मैं सिर्फ इधर वाले फोटो से
निपटा दूंगा, एक कलरफुल फोटो लेता हूं और उसी से मैं सारी बातें निपटाने की कोशिश करता हूं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य से निकलती है ठीक, अलग अलग का कहां है। तो फटाफट आइए और आप इसी मैप को पकड़ लीजिए, इसी मैप को पकड़ लीजिए और इसी मैप से आप सारे के सारे निपटा सकते हैं। जरा आते हैं अब यहीं से हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। सबसे पहले मैं इधर एक लाइन लिख रहा हूं, वो मैंने लिखी, वो सबकी कॉमन लाइन है, मेरी अकेले की नहीं है। बचपन, क्या बोला मैंने, बचपन में क्या करना है, एमबीए करना है। क्या करना है, एमबीए करना है। लेकिन अब जो अगली लाइन बता रहा हूं वो मेरी लाइन है, वो ये है कि आप ये बताओ बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहना, वो नहीं। आप ये याद रखो बचपन कब तक होता है, 5 साल तक। कब तक माना जाता है बचपन, 5 साल। आरटीई में 6 साल तक माना जाता है, 6 साल तक आप पहली क्लास में एडमिशन करो, मोटा मोटा 5 साल तक बचपन माना जाता है। इसका मतलब यह है, बी का मतलब हो गया बांग्लादेश, बी का मतलब हो गया बांग्लादेश, सी का मतलब हो गया चीन, पी का मतलब हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ने का मतलब हो गया नेपाल। ये 4 राज्य, ये 4 देश ऐसे हैं जिससे भारत के 5 राज्य, थोड़ा मैं स्पीड से बोल रहा हूं इसलिए कुछ शब्द प्लस माइनस हो तो घबराना नहीं है, भारत के 5 राज्यों से टच करते हैं। जरा पहले बांग्लादेश को पकड़ लेता हूं और बांग्लादेश को पकड़ के जो मेरे को 28 मैंने आज याद किए थे उसी से मैं इस पिक्चर को करने की कोशिश करता हूं कि भैया वो कौन कौन से थे। तो जरा यहीं से जरा गौर करने की कोशिश कीजिए, यहीं से चलाइए आगे, बांग्लादेश, बंगाल। और एक बात और याद रखें, जिधर बंगाल और बांग्लादेश है उधर की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और जब आप वर्ल्ड मैप पे इधर जाओगे तो आपको इधर अरब मिलता है, तो इधर वाले को अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, अरब सागर। आज के बाद में पोते पोती तक कला में चूक नहीं होगी कि अरब सागर किधर और बंगाल की खाड़ी किधर है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 10-10 साल से या 3-3, 4-4, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। वो 1000 बार कंफ्यूज रहते हैं कि यार अरब सागर इधर है या इधर है, यहां तक मेरे साथ नहीं हो। तो जिधर अरब है उधर वाला अरब सागर है, और जिधर बंगाल है उसके जस्ट नीचे वाला बंगाल की खाड़ी है। इस जिंदगी में पोते पोती तक आप पढ़ा ले जाओगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहीं से बात पिक्चर चालू करने की कोशिश करूं तो आप लोगों ने देखा होगा ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, और मैंने उस समय भी गौर फरमाया था कि पश्चिम बंगाल यहां से ये पूरा घूमते हुए आ रहा है। इसका मतलब सिक्किम टच नहीं करता है पश्चिम बंगाल से। नीचे की तरफ आऊंगा तो आप लोगों को ये येलो कलर में नजर आएगा 2 नंबर पे, वो क्या है, असम है। असम के बाद आओगे तो यह मेघालय है, और मैंने कहा था ये पूरा इधर घूम रहा है। तो 2 तो कुछ समझे, 1 इधर, 2 इधर और 2 इधर, 2 वाले इधर, यानी ये 4 नंबर त्रिपुरा हो गया, 5 नंबर मिजोरम हो गया। तो आप ही बता दीजिए कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं। क्यों आंगली दर दर के रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, क्यों इतनी लाइनें बना रहे हो रटने के लिए। एग्जाम के दिन आधी लाइनें तो याद भी नहीं आती, ये आप सभी लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये पश्चिम बंगाल है, बस एक बात याद रखनी, पूरा ऊपर से घूम के आता है। और जहां ये घूम रहा है दोस्तों अभी पकड़ लो, इस जगह का नाम दार्जिलिंग है। क्या नाम है, दार्जिलिंग है। ये सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। अभी मैं छोड़ता हूं डॉट डॉट डॉट, इसके बाद में कुछ चाय के बारे में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा दार्जिलिंग की चाय है ना, ये दार्जिलिंग है, यही जलपाईगुड़ी है, जिसका कई जगह रेफरेंस आएगा, भारत के औद्योगिक प्रदेश में भी आएगा, अभी मान लो बस। तो ये घूम गया, यानी सिक्किम बांग्लादेश से टच नहीं करता, तो पकड़ लेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया पश्चिम बंगाल। आगे गया तो क्या मिल गया, असम, फिर क्या मिल गया, मेघालय। इधर के 2 मिले टी और एम, यानी त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 इससे टच करते हैं। पूरी बांग्लादेश की सीमा जो टच करती है वो 4096 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। और इनमें इन 5 में जो सबसे बड़ा, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो बोलो बी से बड़ा, बी से बंगाल, बोलो बी से बड़ा, बी से बंगाल। तो जो सबसे बड़ी सीमा, और फोटो से नजर आ रही है क्या, बी से बड़ा और बी से बंगाल। यार फोटो देखो ना, सबसे ज्यादा इस तरफ जो पूरा टच कर रहा है वही तो सबसे बड़ा होगा। फोटो देखो, फोटो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आधी से ज्यादा चीजें तो याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं मैं इधर वाला कोई यूज नहीं कर रहा, यहीं से काम कर रहा हूं और सारी बातें बताता जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई। फटाफट बताओ बांग्लादेश से टोटल कितने राज्य टच करते हैं, 5। ये बताओ सबसे ज्यादा कौन सा करता है, फोटो से नजर है जो इधर पूरा कर रहा है वो क्या, पश्चिम बंगाल। और अगर टोटल की बात करें तो वो कितनी है, 4096। आरएस में ये आपसे कोई नहीं पूछेगा 4096, पर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हो गया बी। अब मैं आऊंगा सी यानी चीन पे आऊंगा। तो चीन वाला पहला यहीं से चालू करो, 3 इधर मिलेंगे और 2 इधर मिलेंगे। ये वाला नजर आ गया होगा लद्दाख, तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर हिमाचल प्रदेश है, 3 नंबर उत्तराखंड है। यहां तक की बात समझ में आई। और मैंने कहा था ये डंडा याद रखना, इस डंडे का फायदा क्या है कि इसके तुरंत बाद में क्या चालू हो जाता है, नेपाल। क्या चालू हो जाता है, नेपाल। तो 3 इधर हो गए चीन वाले, 2 ये नजर आ रहा होगा सिक्किम, तो ये चौथा हुआ। और ये नजर आ रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से कितने टच करते हैं, 5। मोटा मोटा याद रखेंगे, वैसे इसके 3488 कुछ वो है, लेकिन आप वो नहीं, आप मोटा मोटा 3500 याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे, कितना किलोमीटर टच करता है, 3500, 4000, बस इतना याद रखेंगे तो आप आंसर निकाल ले जाएंगे। क्योंकि एग्जैक्ट याद करने पे आधी चीजें हम भूल जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये चीन का काम खत्म हुआ, तो बचपन अब पी पे आऊंगा। ये बचपन, ये बांग्लादेश, ये चीन, और पी यानी पाकिस्तान। यानी सबसे ज्यादा सीमा भारत से कौन टच करता है, बांग्लादेश। फिर उसके बाद में कौन करता है, चीन। फिर मैं इधर घूम जाऊंगा तो क्या मिल गया, पाकिस्तान। और इससे भी कितने टच कर रहे हैं, 5। इसमें 2 यूटी है, ये नजर आ गया होगा। ये 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर,
3 पंजाब, 4 राजस्थान और 5 ये वाला ये जो एरिया टच कर रहा है ये हो गया गुजरात। उम्मीद कर रहा हूं ये पांचों भी समझ में आ गए होंगे। और यहां से जो किलोमीटर है वैसे 33-23 आप मोटा मोटा 3300 किलोमीटर याद रखें। क्या याद रखें? 3300 किलोमीटर याद रखें। 4000, 3500, 3300। बचपन में अब एक नेपाल और बच गया क्योंकि अभी तक बचपन 5 साल का पूरा नहीं हुआ अपना, तो यहीं से चालू करो। ये जो डंडा इधर ये हो गया उत्तराखंड, तो 1 नंबर ये हो गया। और यहां जो इन दोनों की बाउंड्री बनाती है उसका नाम है काली नदी। इस काली नदी को लेकर के उत्तराखंड और भारत सरकार और नेपाल के बीच विवाद है, ये भी आप पढ़ेंगे। इस काली नदी को सीमा कब माना गया वो भी आप पढ़ेंगे। इस काली नदी को शारदा भी बोला जाता है, इस काली नदी को चाइक भी बोला जाता है भारत नेपाल बॉर्डर पे। और क्या पिक्चर वो मैं नदियों में बात करूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक पकड़ ले होंगे। तो ये उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया। तो पहला उत्तराखंड हुआ, फिर इधर घूमोगे तो उत्तर प्रदेश हुआ, इधर घूमोगे तो बिहार हुआ, इधर घूमोगे तो पश्चिम बंगाल हुआ, और इस तरफ वाला जो इस लाइन से ऊपर की तरफ टच कर रहा है वो सिक्किम हुआ। तो नेपाल के भी 5 निपट गए। 3300 का अगर आधा करेंगे तो मोटा मोटा 1650 1700 आएगा। ये 1751 किलोमीटर है। आप 1700 भी याद करेंगे तो याद रखें पाकिस्तान के आधा कर दूंगा तो नेपाल पे लगभग आ जाऊंगा। नेपाल का काम खत्म हो गया। नेपाल का नहीं, बचपन का काम खत्म हो गया। बचपन 5 साल तक था, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल 5 राज्यों से टच करते हैं। अब एमबीए करने जाऊंगा। एम में मेरे को मिलेगा सबसे पहले म्यांमार में यहीं से चालू करो। मैंने बताया था अरुणा, क्या बताया था? अरुणा। ना से चालू करो नागालैंड, फिर मम्मी आया था मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 इसके निपट गए जो 1643 किलोमीटर है। आप मोटा मोटा याद रखेंगे 4000 बांग्लादेश, 3500 चीन, 3400 पाकिस्तान, आधा करूंगा तो 1700 नेपाल, 100 कम कर दूंगा तो 1600 म्यांमार। ऐसे आप याद रखेंगे तो एग्जैक्ट भी आपको याद आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गई होगी। अगर कभी ये वनडे एग्जाम में सवाल पूछा तो एक नेपाल की लेता था, एक इसकी लेता था, एक इसकी लेता था, तो दूर दूर तक अंतर रहता है। वो ऐसे इसलिए लेता था क्योंकि आपको जो रटा हुआ उसी में तो कंफ्यूजन होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। बचपन हो गया, एम हो गया। अब मैं बी के पास जाऊंगा। बी का मतलब भूटान। कहोगे अंकल पहले तो बी बांग्लादेश बोल रहे थे, अब भूटान बोल रहे हो। मेरी कला में वहां चूक हो गई तो मैं कैसे पकड़ूंगा कि पहले बांग्लादेश या भूटान? अरे मेरे बाप, ये फोटो देखेगा ना, बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, तो जो बड़ा है उससे बाउंड्री भी तो बड़ी बनेगी। और ये भूटान टुच्चा सा नजर आ रहा है, ये मुच्छिया सा नजर आ रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं समझ में। फोटो का कितना बड़ा रोल है। अरे कला में कहीं चूक होगी नहीं, लाइनें रट रखी होगी। हो सकता है कुछ कॉमन लाइनें भी आपको मिले, मेरी भी और औरों की भी, लेकिन आप बात समझ पाएंगे कि वहां जो चूक हो रही है उसकी वो दूर कैसे होगी। क्योंकि इस क्लास का मकसद वो जो आपकी अब तक चूक हो रही है उसको दूर करना है। तो ये बी भूटान हो गया। और वैसे भी अगर पकड़ना चाहो बांग्लादेश में 5 शब्द है, बांग्लादेश है, और भूटान में 3 शब्द है। तो पहले बांग्लादेश आएगा फिर भूटान आएगा। ऐसे पकड़ लो क्योंकि आदत तो लाइनें रटने की हो रही है। तो चलो वैसे याद कर लो भूटान। तो ये इससे कितने हो गए? 4। भूटान से भी कितना है? 4। 5 के बाद क्या आएगा? 4। यहां तक मेरे साथ हो। जरा भूटान के देखो, एक तो ये पकड़ में आ गया होगा सिक्किम, फिर ये नजर आ गया होगा बंगाल, फिर ये नजर आ गया असम, और इधर वाला आ गया होगा अरुणाचल प्रदेश। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और भूटान से लगभग 699। तो मोटा मोटा जो 1600 था ना, 1600 किससे था? म्यांमार से। इस 1600 के आगे का एक हटा दो तो मोटा मोटा 600 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा भूटान से। अब ए यानी ये वाला। अब आप कहोगे कि बोले सर ये वाला तो इतना एरिया तो पीओके कहलाता है, तो आप ये क्यों कह रहे हो? भारत सरकार मानती है कि लद्दाख से इसकी सीमा टच करती है, तो हम भी मानते हैं कि करती है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा अशरफ अली। यहां तक तो आप लोगों ने सुना होगा। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है, तो यहां से जाएगा। और ये जो टच कर रहा है इस जगह का नाम भी आप याद रखेंगे। इसको कहते हैं वखान कॉरिडोर। क्या कहते हैं? वखान कॉरिडोर। ये जो टच कर रहा है ना टुच्चा सा, ये इतना सा वखान कॉरिडोर कहते हैं। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान से भी टच करता है। अब आप समझेंगे सब अफगानिस्तान से टच करता है तो भारत सरकार अफगानिस्तान जाने के लिए ईरान के अंदर वो क्यों कर रही है? उम्मीद कर रहा हूं यही सवाल दिमाग में होगा। आईआर पढ़ते होंगे तब भी दिमाग में आता होगा, भैया ये टच तो करता है लेकिन ये हिस्सा अक्टूबर 1947 के अंदर ही पाकिस्तान ले गया, जबकि उसने पश्तून महसूद कबायलियों से भारत पे अटैक करवा दिया था। हरि सिंह तुरंत हमारे यहां आए। हरि सिंह से जब तक हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करे तब तक इतना हिस्सा वो ले चुके थे। छोटी सी गलती हो गई, हम मुद्दे को यूएन में ले गए तो उन्होंने कहा कि जहां भी हो वहीं रुक जाओ दोनों सेनाएं, तो ये यहीं रह गए। इसलिए इसका नाम एलओसी पड़ गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ गया। क्या पड़ गया? लाइन ऑफ कंट्रोल की। इस लाइन से पहले इनका कंट्रोल है और इस लाइन के बाद हमारा कंट्रोल है। एलओसी इधर है। ये 47-48 का मुद्दा था, ये वाला 1962 में इतना ले गया और इसका नाम, इधर वाली लैंड का नाम LAC पड़ गया और इस वाले का नाम अक्साई चीन है। क्या नाम है इधर वाले का? नाम अक्साई चीन है। ये सारे मुद्दे बहुत पकाते हमें जब हम आईआर पढ़ते हैं तब। तो ज्योग्राफी में जितना रिलेशन करंट अफेयर से, आईआर से, वो सारी बातें मैं कर दूंगा। ये अक्साई चीन है। अब कई बार कंफ्यूजन, और इधर वाले को पीओके यानी पी यानी पाकिस्तान, ओ यानी ऑक्यूपाइड, के यानी कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। आधे लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी
जी ये बताओ कि ये एलएसी और एलओसी में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कहां कौन सी है। अरे मेरे भाई ये खुद बोल रही है एल का मतलब तो लाइन है और ये कह रहा है मेरा नाम अक्साई है, मेरा नाम चीन है, आप क्यों इसको एक्चुअल कंट्रोल बोलते हो? आप तो बोलो अक्साई चीन की तरफ जो है वो एसी वाली है, तो जो बची वो दूसरी है यानी ओसी वाली है। मैंने कहा ना पोते पोती तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और बाई चांस आया भी तो आप उसको कहोगे कि रुक मेरा पुराना मोबाइल लेके आ, उसमें वो जो आशीष सर ने मेरे को पढ़ाया था ना वो निकाल के ला, वो समझ में आ जाएगा कौन सा किधर है, ये अपनी गारंटी है। उम्मीद करता हूं यहां तक कि सब बात समझ में आ गई। एलएसी एलओसी ये बात समझ में आ गई। और ये जो लेके भागा ये 1962 का भारत चीन युद्ध में लेके भाग गया, और यहां एक छोटा सा हिस्सा था जिसका नाम सक्षम घाटी था। क्या नाम था? सक्षम घाटी था ये वाला हिस्सा, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा लेके गया था। इस सक्षम घाटी को पाकिस्तान ने दहेज समझ करके, क्योंकि इसके बाप की जागीर थी इसने लौटा दिया। किसको लौटा दिया? पाकिस्तान ने दान दे दिया। किसको? चीन को दे दिया। उसका नाम है सक्षम घाटी। क्या नाम है? सक्षम घाटी। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो आप लोग जब भी आईआर या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत पकाते हैं, जो जिंदगी में पहली बार समझ में आएगा। जो एलएसी है वो चीन की तरफ है, और जो एलओसी है कैसे पकड़ेंगे? ए यानी अक्साई, सी यानी चीन। अक्साई चीन वाला एलएसी है, जो दूसरा बचा वो एलओसी है। और ये वाला जो सक्षम घाटी वो था किसके पास? पाकिस्तान के पास। कब ले भागा था? जब शुरुआत में आजादी के समय अटैक कर दिया था भिड़ते पहले, जब हरि सिंह ने आके हमसे समझौता किया था उससे पहले लेके भाग गया था। ये यहीं क्यों रह गए? क्योंकि हम यूएन में ले गए इस मुद्दे को। यूएन ने कहा पहले तो जैसे घर में भी लड़ाई होती है तो क्या कहता है? पहले जो जाए वहीं रुको, अब बात करते हैं। वो बात आज तक नहीं हुई, और आज तक नहीं हुई। तो इसके पास था, इसने 1962 के युद्ध में कहा कि चीन को खुश कर देते हैं, तो 1964 के अंदर इसने अक्साई चीन ये जो सक्षम घाटी है वो चीन को दे दी। और चीन यहीं से, आप लोगों को पता होगा, जो सीपैक वाला था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, वो इधर से होकर के इधर से पीओके से होकर जा रहा था। भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई, और जिस पर आगे क्या हुआ वो आप बाकी सब बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कि सब बात समझ गए होंगे। तो बचपन में एमबी हो गया, सबसे ज्यादा क्या है वो समझ गए होंगे, सबसे कम क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये बचपन में एमबी हो गया। क्या हो गया? बचपन में एमबी हो गया। यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से तो 5 राज्य टच करता है, म्यांमार, भूटान से 4 राज्य टच करते हैं, और ए वाले सिर्फ एक लद्दाख हमारा टच करता है और 106 किलोमीटर टच करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक कि सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। और अगर ये बातें क्लियर हो गई है तो अब हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला मुद्दा जो हमारा है वो है हमारा भारत के भौतिक प्रदेश। कहां बढ़ेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश, क्योंकि हमने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली। हमने भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार यानी भारत से रिलेटेड जितनी जनरल बातें थी वो बढ़ते पहले हम कर चुके। और ये जितनी भी लंबाई मैंने बताई, जहां से चालू की थी 4096, 4096, इधर वाला 3488, इधर वाला 3323, ये सब 106, 1643, 699, सारी बातें मैं कर चुका हूं। अब उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक चालू होता है वो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश।